हाय फ्रेंड्स, एग्जाम्पशंस में आगे बढ़ते हुए हमारा डिस्कशन प्रीवियस सेशन में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के ऊपर हमने शुरू किया था। आज उसको हम कंक्लूड करेंगे फ्रेंड्स। क्लियर? हमने अब तक जो भी डिस्कशन किया इट वाज इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। बोलो एग्जाम, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। उसमें आया एक्सेप्ट का मतलब वो एग्जाम्पशन में कवर होने वाला नहीं है। एक्सेप्ट में क्या आएगा फ्रेंड्स? जीटीए मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जो एग्जाम्पशन में कवर नहीं होगा, बट जैसे प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस किया था उसके लिए सर्टेन अलग अलग गुड्स है जहां पे आपको क्या मिल सकता है? एग्जाम्पशन। तो जीटीए के लिए हम क्या बोलेंगे? डिपेंड्स। उसके ऊपर हम एक्सक्लूसिवली यस के एक्सक्लूसिवली नो बोल सकते नहीं है। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स कुरियर, डोर टू डोर ट्रांसपोर्टेशन, एक्सप्रेस कार्गो सर्विसेज, एब्सोल्युटली यस, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। बोलो रोड नो, जीटीए डिपेंड्स, कुरियर यस, डोर टू डोर ट्रांसपोर्टेशन यस, एक्सप्रेस कार्गो सर्विसेज यस। बाद में हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ जीटीए। बोलो जीटीए का मतलब हमने उसको फ्रेंड्स दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, तो आपके लिए उसके लिए आपको इश्यू की जाती है कंसाइनमेंट नोट, तो उसको हम जीटीए बोलेंगे, जिसका आंसर क्या आएगा? डिपेंड्स। पर जब आपको कंसाइनमेंट नोट इश्यू ना की जाती हो तो उसको बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। एग्जाम्पशन मिलेगा, जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। आगे फ्रेंड्स वो भी डिस्कस किया था कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में लेट अस से जीटीए आपको अलग अलग एंसिलरी सर्विसेज प्रोवाइड करे। लेट अस से लोडिंग ने, अनलोडिंग ने, पैकिंग ने, स्टोरेज ने, ये जो एंसिलरी सर्विसेज प्रोवाइड करे उसके लिए एक ही फेयर चार्ज किया जाएगा, एक ही वैल्यू चार्ज की जाएगी। दैट इज कंपोजिट सप्लाई, जिसका प्रिंसिपल सप्लाई कौन सा होगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का मतलब जो भी ट्रीटमेंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की होगी वो पूरे कंपोजिट सप्लाई के ऊपर होने वाली है। एंड लेट अस से अलग अलग बिलिंग होता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का फेयर अलग से एंड एंसिलरी सर्विस का फेयर अलग से, दोनों सर्विस का सेपरेट ट्रीटमेंट हम करने वाले हैं फ्रेंड्स। क्लियर? बाद में हमने डिस्कस किया था ये अलग अलग क्वेश्चन, जिसका आंसर भी हमने डेवलप कर दिया। टोटल 9 क्वेश्चन है। आज 3 का राज खुलने वाला है। चलो शुरू करते हैं। बोलो एयर 1 2 3। एयर 1 का मतलब क्या समझने का? एयर से बाहर से गुड्स आए। एयर 2 का मतलब एयर से इंडिया घूमे। एयर 3 का मतलब एयर से यहां से बाहर गुड्स गए। चलो वेसल 1 का मतलब वेसल से बाहर से गुड्स आए। वेसल 2 का मतलब वेसल से इंडिया घूमे। वेसल 3 का मतलब इंडिया से बाहर गुड्स गए। चुच्चू गाड़ी मतलब रेलवे। रेलवे 1 का मतलब रेलवे से बाहर से गुड्स आए। रेलवे 2 का मतलब रेलवे से इंडिया गुड्स घूमे। रेलवे 3 का मतलब रेलवे से यहां से बाहर गुड्स गए। तो उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी उसका डिस्कशन हमने वो लेटर से एयर का कर दिया था, वेसल का कर दिया था। रेलवे का आज हम कंक्लूड करेंगे। बोलो एयर 1 3 नो एंड वेसल 2 3 नो। एयर 2 वेसल 1 एब्सोल्युटली यस, उसको हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं फ्रेंड्स। क्लियर? नेक्स्ट हमारा डिस्कशन था इन रिलेशन टू एंट्री नंबर 20 एंट्री नंबर 21। याद करो फ्रेंड्स, रेलवे से बरोबर समझना, रेलवे से अलग अलग 7 गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करूंगा तो क्या मिलने वाला है? एग्जाम्पशन। 7 के अलावा कोई भी गुड्स होंगे बोलो उसके ऊपर एब्सोल्युटली जीएसटी यस। सिमिलरली अब जीटी के बारे में चेक करो, एंट्री नंबर 21। जीटी के लिए अलग अलग 8 गुड्स के ऊपर आपको एग्जाम्पशन मिलने वाला है। जो 8 गुड्स होंगे, 8 गुड्स होंगे तो उसके ऊपर आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। जो 8 गुड्स के अलावा कोई भी सर्विस है उसके ऊपर क्या इंपोज करने वाले हैं? जीएसटी। बोलो क्लियर? रेलवे में 7 नो अदर देन 7 यस। जीटीए से 8 नो अदर देन 8, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। बोलो क्लियर? ये 7 एंड ये 8 में से 6 कॉमन निकलते थे। बोलो कौन से कॉमन थे? याद करने का ट्राई करो। रिलीफ मटेरियल, डिफेंस, मिलिट्री इक्विपमेंट, न्यूज़पेपर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। बोलो फूड ग्रेन फ्लोर, सॉल्ट, मिल्क, पल्सेस, राइस, ऑर्गेनिक मैन्योर, ये अलग अलग 6 गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। रेलवे से करोगे, जीटीए से करो एग्जाम्पशन मिलेगा। एंड लेटर से 7 के अलावा रेलवे से करेंगे तो टैक्सेबल, जीटीए में 8 के अलावा करेंगे तो टैक्सेबल होने वाला है। 6 कॉमन है। एंड लेटर से हम रेलवे की बात करें तो एक अनकॉमन कौन सा रहेगा? रेलवे इक्विपमेंट, रेलवे मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन रेलवे से करेंगे तो एग्जाम्पशन होगा, पर जीटीए से करेंगे तो क्या होने वाला है? टैक्सेबल। एंड याद करो फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट आई थिंक ये चार्ट से हमने कंक्लूजन किया था। फ्रेट पर सिंगल गुड्स कैरेज, एक ट्रक का फ्रेट जो 1500 तक हुआ, एक ट्रक में जितने भी लोगों ने गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन किया वो सारे लोगों ने जो भी गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन किया उसमें एक ट्रक का फ्रेट जो 1500 तक हुआ, एग्जाम 1500 के ऊपर हुआ, हम चेक करेंगे फ्रेट पर कंसाइनी। फ्रेट पर कंसाइनी अप टू रुपीज 750 हुआ, एग्जाम 750 को क्रॉस करेगा तो उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। मतलब जीएसटी लगने के लिए आपका ट्रक का फ्रेट भी 1500 के ऊपर चाहिए प्लस कंसाइनी वाइज फ्रेट 750 के ऊपर चाहिए, तब जाके फ्रेंड्स जीएसटी लगने वाला है। बोलो क्लियर? तो ये हमारा डिस्कशन था। आई थिंक लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था कुछ फ्यू क्वेश्चंस आपको जो ट्राई करने थे फ्रेंड्स। क्लियर? होपफुली आपने होमवर्क किया होगा, ना किया हो तो अभी भी कोई लेट नहीं हुआ है। वीडियो पॉज करो, भले आधा घंटा एक्स्ट्रा जाए, वीडियो पॉज करो, शांति से खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करो एंड बाद में ही फ्रेंड्स आगे का वीडियो आप कंटिन्यू करना चाहिए फ्रेंड्स। क्लियर? चलो मैं शुरू करता हूं क्वेश्चन। ध्यान से, इट इज ऑन पेज नंबर 75 एंड लेटर से हमारा आई थिंक जीटीए का लेटर से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। एकदम ध्यान से फ्रेंड्स देखो क्या कंप्यूट करना है। कंप्यूट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड जीएसटी लायबिलिटी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रेल का मतलब रेल से हमको लेटर से जो भी
टैक्सेबिलिटी आएगी, क्या एग्जाम्पशन होगा, वो जो यहाँ पे टैक्सेबिलिटी आएगी वो हमको डिटरमाइन करके उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई नक्की करना है। बाय इंडियन रेलवेज विद इन इंडिया, ओहो क्यों लिखा विद इन इंडिया, उसका भी राज है, खुल जाएगा आज का लेक्चर, थोड़ा वेट कर लो फ्रेंड्स। क्लियर, ऑल सम्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, मतलब जहां जहां पे जीएसटी लगता होगा वहां पे इट इज एक्सक्लूडिंग जीएसटी एंड द इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द मंथ ऑफ नवंबर 2017। ठीक है, चलो अलग अलग गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन की बात है, हमको तो रेलवे में क्या ध्यान में रखने का, अलग अलग 7 गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा तो एग्जाम्पशन मिलेगा, 7 के अलावा कोई भी गुड्स होंगे, बोलो क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूटली जीएसटी, उसके ऊपर हम इंपोज करने वाले हैं। चलो 7 गुड्स मगज में फिट रखने के, चलो पोस्टल मेल, पोस्टल बैग, बोलो 7 गुड्स में है ना, एक बार लास्ट टाइम 7 गुड्स बोल देते हैं, रिलीफ मटेरियल, डिफेंस, मिलिट्री इक्विपमेंट, न्यूज़पेपर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, बोलो फूड ग्रेन फ्लोर, सॉल्ट, मेल, पल्सेस, राइस, ऑर्गेनिक मैनर, एंड जो अनकॉमन है वो है रेलवे इक्विपमेंट, रेलवे मटेरियल। बोलो क्लियर, एकदम चकाचक। अभी आप चेक करो पोस्टल मेल, पोस्टल बैग, बोलो ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, इसको हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। क्यों, अरे वो 7 कॉमन गुड्स और लेटर से 6 + 1 है, मतलब 7 गुड्स है जो रेलवे में कवर होते हैं, एंड नंबर 20 में कवर होते हैं, उसमें ये कवर हुआ नहीं है, ये गुड्स वहां पे कवर नहीं हुए, मतलब एग्जाम्पशन में कवर नहीं हुए, एग्जाम्पशन में कवर नहीं हुए, उसका मतलब उसके ऊपर जीएसटी एब्सोल्युटली यस। क्लियर, चलो नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स हाउस होल्ड इफेक्ट। हाउस होल्ड इफेक्ट वापस एक बार वो 7 गुड्स में कवर होता नहीं है तो उसके ऊपर जीएसटी एब्सोल्युटली यस। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वापस एक बार उसके ऊपर एब्सोल्युटली जीएसटी यस। अरे सर क्या बात कर रहे हो, पेट्रोल के ऊपर तो एग्जाम्पशन है, जीएसटी लगता ही नहीं है, लेवी ही नहीं है। अरे मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं पेट्रोल के सप्लाई की नहीं बात कर रहा हूं, ये पेट्रोल का ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ये पेट्रोल के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के ऊपर जीएसटी लगाने की बात हो रही है। डिफरेंस पता चला। चलो लीकर का सप्लाई किया तो जीएसटी है ही नहीं, बट लीकर का ट्रांसपोर्टेशन किया उसके ऊपर जीएसटी है, लीकर का टीवी में एडवर्टीजमेंट किया उसके ऊपर जीएसटी है। तो डिफरेंस पता चल रहा है ना। तो यहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात ही नहीं है, यहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ट्रांसपोर्टेशन की बात है जिसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। चेक करो एग्जाम्पशन आया, रिलीफ मटेरियल टू फ्लड अफेक्टेड एरिया, बोलो यहाँ पे एग्जाम्पशन मिलेगा, जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है एज पर एंट्री नंबर 2020। नेक्स्ट आप चेक करो न्यूज़पेपर, मैगजीन, याद आया, ये भी एग्जाम्पशन में कवर हो गया, जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। बोलो मिल्क, फूड ग्रेन फ्लोर, सॉल्ट, मिल्क, एग्जाम, जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। फ्रेंड्स ये जो टी है ना, ये टी लीव्स होते हैं ना, समझो बरोबर, टी लीव्स होते हैं ना, ये ओरिजिनल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो जाता है, उसके ऊपर एग्जाम्पशन क्लेम करते हैं, बट ये टी प्रोसेस्ड वर्जन में होती है। हम जो चाय की पत्ती बात कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, जो हम लेटर से चाय बनाने के लिए यूज करते हैं, वो ये टी की बात हो रही है। इफ इट वुड बी टी लीव्स, हम एग्जाम्पशन क्लेम करते हैं बीइंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, बट ये टी है जो हम यूज करते हैं वो, तो ये प्रोसेस्ड हो जाती है, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। बाद में शुगर, बोलो फूड ग्रेन फ्लोर, सॉल्ट, मिल्क, सॉल्ट आया, शुगर कवर होता नहीं है तो उसके ऊपर जीएसटी यस क्या नो, एब्सोल्युटली यस। बोलो अल्कोहलिक बेवरेजेस, सर लीकर के ऊपर, वापस एक बार समझा दिया, लीकर के ऊपर जीएसटी की बात ही नहीं है। ये कौन से एग्जाम्पशन की बात हो रही है, इट इज सॉरी, ये कौन से टैक्सेबिलिटी की बात हो रही है, इट इज अल्कोहलिक लीकर का हम जब ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। बाद में आएगा फ्रेंड्स डिफेंस, मिलिट्री इक्विपमेंट, वापस एक बार एग्जाम्पशन मिलेगा, जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। फ्रेंड्स बाद में आएगा ऑर्गेनिक मैन्योर, मतलब ये क्या हो गया, नेचुरल फर्टिलाइजर्स, वापस एक बार एग्जाम, जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। बाद में बेल्ड कॉटन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन ऐसा आता है कि व्हाट इज बेल्ड कॉटन। तो फ्रेंड्स देखो इसकी इमेज देखेंगे ना गूगल के ऊपर तो एकदम आपके लिए इजी हो जाएगा समझना कि व्हाट डू वी मीन बाय बेल्ड कॉटन। देखो फ्रेंड्स, ये जब कॉटन एक्सट्रैक्ट किया जाता है ना, बाद में उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऐसे उसको पैक किया जाता है। देख सकते हो फ्रेंड्स, आप देखो ये जो पैक किया हुआ है पूरा, आप समझ सकते हो ना फ्रेंड्स। देखो ये बेल्ड कॉटन हुआ, मतलब इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने के लिए ऐसे उसको बेल्ड किया जाता है, मतलब ये प्रोसेस्ड हो गया, ये ओरिजिनल फॉर्म में कॉटन नहीं है, ये प्रोसेस्ड हो जाता है तो उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। ये जो ओरिजिनल होता है ना, नॉर्मल कॉटन होता है, उसके ऊपर हम एग्जाम्पशन क्लेम करते हैं, बट ये बेल्ड हो गया, प्रोसेस हो गया, उसका पैकिंग करके रेडी हो गया, तो इट इज फ्रेंड्स एब्सोल्युटली उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। एंड लास्ट आप चेक कर सकते हो, इट इज फ्रेंड्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अदर गुड्स, और वापस एक बार जीएसटी यस कैन एब्सोल्युटली, उसके ऊपर भी हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं, बिकॉज अदर गुड्स है, ये कोई जगह पे एग्जाम्पशन में कवर होता नहीं है। फ्रेंड्स सिंपल बताऊं तो आपको 7 अलग अलग गुड्स याद रखने के, लास्ट टाइम में बोल रहा हूं, भले रिपीटेशन हो जाए बट लास्ट टाइम बरोबर समझ लो। इट इज फ्रेंड्स रिलीफ मटेरियल, डिफेंस, मिलिट्री इक्विपमेंट, न्यूज़पेपर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, बोलो फूड ग्रेन फ्लोर, सॉल्ट, मिल, पल्सेस, राइस, ऑर्गेनिक मैन्योर, एंड रेलवे की बात हो रही है तो रेलवे इक्विपमेंट, रेलवे मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन जब भी आप करेंगे एग्जाम, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। फ्रेंड्स बोलो क्लियर, जहां जहां पे यस है उसका एक टोटल हम करके आगे बढ़ेंगे फॉर डिटरमिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। चलो फ्रेंड्स, जहां जहां पे यस आया वहां का टोटल, फर्स्ट है 55 लैक्स जहां पे यस आया, बाद में 50 लैक्स, बाद में 25 लैक्स, बाद में 15 नहीं आएगा फ्रेंड्स,
15 नहीं आएगा, 25 भी नहीं आएगा, 15 भी नहीं आएगा, ये 15 भी नहीं आएगा, बाद में 10 lakhs, बाद में 25 lakhs, बाद में 7 lakhs, बाद में 25 lakhs, बाद में 5000 lakhs। मेरे हिसाब से आंसर कितना आ रहा है? इट इज फ्रेंड्स 5197 lakhs। वापस एक बार टोटल कर दे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर जैसे गलती ना हो जाए। चलो वापस एक बार जहां जहां पेस आता है 55 50 25, बाद में 25 नहीं, 15 नहीं, 15 नहीं, बाद में आएगा 10, बाद में 25, बाद में 7, बाद में 25, बाद में 5000। आंसर इज परफेक्ट, 5197 lakhs। बोलो क्लियर? तो ये हमारा सिंपल आंसर आ गया फ्रेंड्स। चलो और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसके ऊपर का। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ XYZ ट्रांसपोर्ट कंपनी एंगेज, मतलब ये जीटीए की बात हो रही है फ्रेंड्स, अब चेक कर सकते हो। एंगेज, अरे बाप रे बाप, इन द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2018। तो ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है, चेक करो। गिव रीजंस फॉर टैक्सेबिलिटी और एग्जाम्पशन ऑफ ईच आइटम, मतलब अलग अलग हमारे पास 4 ट्रांजेक्शन है, तो कहां पे टैक्सेबिलिटी होगा, कहां पे एग्जाम्पशन होगा, उसका डिटेलिंग हमको करना है। नो फ्रेट इज रिसीव्ड फ्रॉम एनी ऑफ द स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ कंसाइनर कंसाइनी। ऐसा क्यों लिखा है वो भी आपको बताऊंगा, बिकॉज यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ना आ जाए। ओके, स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स होंगे ना फ्रेंड्स, इट इज सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आगे देखने जा रहे हैं फ्रेंड्स आज हम, बट ये आरसीएम ना आ जाए उस इंटेंशन से ये पूरा मेंशन किया है फ्रेंड्स। सुटेबल assumptions may be made wherever required. XYZ transport company does not avail ITC. GST is leviable at 5%। आगे ये भी डिस्कस करेंगे जब आरसीएम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड जीटी के पास 2 ऑप्शन होता है, 5% विदाउट आईटीसी, 12% विद आईटीसी। तो दो में से जो भी ऑप्शन इन्होंने चुना है वो कौन सा है? इट इज 5% विदाउट आईटीसी। अभी उसकी माथाकूट हमको नहीं करनी है, हमको तो अभी टैक्सेबिलिटी के एग्जाम्पशन क्या है वो अराइव करना है। बाद में रेट्स कौन से आएंगे उसका डिस्कशन सब्सिक्वेंटली करने वाले हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो फ्रेंड्स। टोटल फ्रेट चार्जेस रिसीव्ड बाय एक्स, मतलब ये जो हमारा XYZ ट्रांसपोर्टर है उसकी बात हो रही है। टोटल फ्रेट चार्जेस रिसीव्ड बाय एक्स ड्यूरिंग द ईयर, इट इज फ्रेंड्स 13,50,000। मतलब टोटल फ्रेट कितना रिसीव हुआ? इट इज 13,50,000 फ्रेंड्स। उसमें से ये कवर्ड है। पैटर्न पता चले क्वेश्चन की, बहुत गजब पैटर्न है। देखो एक्चुअली यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए, इट इज टोटल फ्रेट चार्जेस रिसीव्ड बाय एक्स ड्यूरिंग द ईयर। मतलब ये जो हमारा XYZ ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी है ना, वो आप ऐसा हो कंफ्यूजन दूर करना हो तो XYZ कर दो फ्रेंड्स, तो कोई तकलीफ नहीं रहेगी फ्रेंड्स आपको। क्लियर? ड्यूरिंग द ईयर मतलब ये जो आपके पास अवेलेबल है वो आपके पास टोटल फ्रेट अवेलेबल है, पता चला? मतलब इतना टोटल फ्रेट हमने कस्टमर से, रेसिपिएंट से, क्लाइंट से कलेक्ट किया। उसमें क्या क्या कवर्ड आप चेक कर सकते हो। फ्रेट चार्जेस रिसीव्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग फ्रूट्स, उसमें से कुछ फ्रूट्स का आपने ट्रांसपोर्टेशन किया था, उसका आपने फेयर कलेक्ट किया था, वो तो क्या होने वाला है? एग्जाम्प्ट, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है, पता चला? मतलब 1350 इज टोटल फ्रेट, उसमें से जो भी हमारा लेटर से फ्रूट का जो भी लेटर से फ्रेट होगा उसको हम लेस कर देंगे, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज कर सकते नहीं है, बिकॉज फ्रूट इज व्हाट? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमारे लिस्ट में आ जाता है। जब जीटी की बात आती है ऑलवेज वापस एक बार ध्यान में रखने का, अलग 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 कितना 6 कॉमन थे एंड 2 अनकॉमन थे, 8 अलग अलग गुड्स के ऊपर आप क्या क्लेम कर पाएंगे? एग्जाम्पशन एज पर एंट्री नंबर 21। नेक्स्ट आप चेक करो। Freight collected for transporting small consignment for person who have paid less than rupees 750 for each consignment। मतलब आप फ्रेट चेक करो तो जिस पर्सन ने फ्रेट पे किया है वो 750 से लेस है, तो वापस यहाँ पे क्या क्लेम कर पाएंगे? एग्जाम्पशन, बिकॉज यहाँ पे कंसाइनी वाइज फ्रेट, मतलब जहां पे गुड्स पहुंचने वाले हैं वो कंसाइनी वाइज फ्रेट आप चेक करो तो 750 से कम है, वापस एक बार क्या क्लेम कर पाएंगे? एग्जाम्पशन, जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। नेक्स्ट आप चेक कर सकते हो। फ्रेट कलेक्टेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन गुड्स इन स्मॉल व्हीकल फॉर पर्सन हु पेड लेस देन रुपीज 1500 पर ट्रिप, का मतलब एक ट्रिप आपका जो भी ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल का होगा उसमें जो भी टोटल फ्रेट हुआ है वो 1500 से कम है, तो वापस एक बार एग्जाम, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। समझे फ्रेंड्स आप? डन। चलो अभी चेक करो, ये 1350 हमारा लेटर से टोटल फ्रेट हुआ, उसमें से तीनों आप एग्जाम्पशन लेस कर दो, मतलब 1,25,000 भी लेस करना पड़ेगा, 75,000 भी लेस करना पड़ेगा एंड 1,50,000 भी आपको लेस करना पड़ेगा। जो बचेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना होगा? इट वुड बी 10 lakhs। उसके ऊपर का 5% का जीएसटी जो हम कंप्यूट करेंगे वो कितना होगा? इट वुड बी 50,50,000। यहाँ पे जो जीएसटी पेबल आएगा वो कितना आने वाला है? 50,50,000। बोलो एकदम सिंपल, चकाचक। चलो आगे का क्वेश्चन ट्राई करते हैं। Discuss whether GST is payable in respect of transportation services provided by Raghav GTA in each of the following independent cases। मतलब ये वापस एक बार जीटी के ऊपर का क्वेश्चन है, हमको डिटरमाइन करना है कि जीएसटी पेबल होगा कि नहीं होगा फ्रेंड। चलो चेक करो। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क, मिल्क बोलो, फूड ग्रेन फ्लोर, सॉल्ट, मिल्क, मिल्क, एग्जाम, हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। नेक्स्ट चेक करो। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बुक, बुक ऑन अ कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्टेड इन सिंगल गुड्स कैरियज, मतलब आपने एक सिंगल गुड्स कैरियज में बुक का ट्रांसपोर्टेशन किया, टोटल फ्रेट कितना हुआ? 3,000 रुपए का टोटल फ्रेट हुआ, मतलब इट इज अप टू व्हाट? याद करो, याद करो,
फ्रेट पर सिंगल गुड्स कैरेज 1500 तक होगा तो एग्जाम, ये तो 3000 रुपए हो गया, बोलो उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। नेक्स्ट चेक करो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चेयर्स मतलब ये कोई एग्जम्पशन नहीं है, आप समझे, बुक्स के ऊपर फोकस क्यों किया, बिकॉज कोई एग्जम्पशन नहीं है तो आगे पढ़ना पड़ेगा। चेयर कोई एग्जम्पशन नहीं है मतलब आगे पढ़ना पड़ेगा। फॉर सिंगल कंसाइनी इन गुड्स कैरियर्स मतलब एक कंसाइनी को आपने भेजा, उसका फ्रेट कितना है 600 रुपए, एग्जाम वापस एक बार हम उसके ऊपर जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है, बिकॉज ये अप टू 750 हो गया ना, वापस एक बार इसके ऊपर अब जीएसटी लगाने वाले नहीं हो। चलो चेक करो कहां पे टोटल आया, इट इज फ्रेंड्स 20,000 के ऊपर तो एग्जम्पशन है, खाली ये जो बुक्स थे जो आपका सिंगल गुड्स कैरेज में 3000 रुपए हो गया तो उसके ऊपर हम क्या इंपोज करने वाले हैं जीएसटी। यहाँ पे 3000 रुपए का आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। फ्रेंड्स जीएसटी पर भी डिटरमाइन नहीं कर रहा है बिकॉज ये 12% है कि 5% है, उसकी इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो सिंपल यहाँ पे लिख देंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई ₹3000। बोलो क्लियर, एकदम चकाचक मजबूत। चलो ये और एक क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है, मैं 18 में पूछा वो बाद में सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, अभी कंटेंट के ऊपर वापस एक बार हमारा फोकस रखते हैं। चलो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आगे बढ़ते हुए फ्रेंड्स, आपका डिस्कशन यहाँ पे पहले ये कर लेते हैं। एंट्री नंबर 9 भी बहुत इंटरेस्टिंग एंट्री फ्रेंड्स, देखो हमारा जो भी जीटीए का डिस्कशन हमने एंट्री नंबर 18 से शुरू किया था, एंट्री नंबर 18 में ए बी है, बाद में जीटीए का मतलब हमने डिस्कस किया, बाद में 19 ए, बाद में चेक करो 19 बी एंड ये 9 भी बाकी रह गया था, उसका डिस्कशन कर लेते हैं फ्रेंड्स। एक बार पढ़ो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ कनेक्शन एस्टेब्लिश करूंगा ई वे बिल का, बताता हूँ फ्रेंड्स। सप्लाई ऑफ सर्विसेज एसोसिएटेड विथ ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल and Bhutan which are landlocked countries have been exempted from CGST। ये CGST से भी exempt है, SGST से भी exempt है फ्रेंड्स, क्लियर, उसकी चिंता ना करो। चलो अभी ये है क्या एग्जैक्टली उसको इन डेप्थ समझते हैं। एक वर्ड आता है ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल भूटान, ओके, विच आर लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैव बीन एग्जम्प्टेड। अभी चेक करो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर समझो फ्रेंड्स, ये हमारा इंडिया है, बरोबर समझ लेना फ्रेंड्स, हम बहुत लकी है। बाजू में यहाँ पे चाइना है, थोड़ा ड्राइंग मेरा विचित्र है फ्रेंड्स, यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे भूटान है, ओके, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अब समझो फ्रेंड्स अभी क्या हुआ, इंडिया के पास यहाँ पे माउंटेन्स है, हिमालय, ओके, यहाँ पे हमारे पास वाटर्स है, यहाँ पे पाकिस्तान हुआ, इतना बड़ा भी नहीं है बट थोड़ा एडजस्ट कर लो फ्रेंड्स, यहाँ पे पानी ही पानी। अभी देखो बरोबर समझना क्या हुआ। अभी फ्रेंड्स देखो, हमें कुछ इंपोर्ट करना हो वेसल से, बोलो पॉसिबल है कि नहीं, एब्सोल्युटली पॉसिबल है। देखो ये हमारे पास यहाँ पे, सॉरी फ्रेंड्स, देखो ये हमारे पास यहाँ पे दरिया है जिसके थ्रू आप इंपोर्ट कर सकते हो वेसल से। देखो ये पूरा दरिया है हमारे पास, जहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हो वेसल से। मुझे बताओ, चाइना के पास भी पानी है, देखो ये चाइना के बॉर्डर्स को भी पानी टच हो रहा है, पाकिस्तान को भी पानी टच हो रहा है, ओके, मतलब हम 3 कंट्रीज है, ये पाकिस्तान, हमारा ये इंडिया एंड ये हमारे बाजू में रहा चीना, तो सबके पास फ्रेंड्स पानी है जो वेसल के थ्रू इंपोर्टेशन कर सकते हैं। अभी नेपाल की हालत आप चेक करो, वो लैंड लॉक्ड कंट्री है। कैसे, अब देखो ये बॉर्डर होगी वो इंडिया को टच करेगी, ये बॉर्डर होगी वो चाइना को टच करेगी, भूटान की भी सेम हालत है, ये बॉर्डर इंडिया को टच करती है, कुछ बॉर्डर नेपाल को टच करती होगी, कुछ बॉर्डर चाइना को टच करती होगी, पता चला, तो वो लैंड लॉक्ड कंट्री है। जो भी इंपोर्टेशन करना पड़ेगा सारा वैसा, मतलब सारा एयरक्राफ्ट से करना पड़ेगा। अभी एयरक्राफ्ट का फ्रेट तो पता ही फ्रेंड्स कितना महंगा पड़ेगा, सपोज यूएस से कुछ मंगवाना हो नेपाल को तो कितना महंगा पड़ेगा, पता चला, यूएस से कुछ मंगवाना हो तो भयंकर महंगा पड़ जाएगा नेपाल को, तो ओके, तो नेपाल ने बड़े भैया इंडिया को बोला, हमारा छोटा भैया हुआ ना नेपाल, तो इंडिया को बोला, इंडिया एक काम कर, तेरे पास यहाँ पे पोर्ट है, सपोज हमारे पास एग्जांपल के तौर पे चेन्नई पोर्ट है, तो नेपाल ने हमको रिक्वेस्ट की कि भैया, हमने बोला बोलो ना बेटा, सॉरी बोलो ना भैया, क्या हुआ, उन्होंने बोला तुम्हारे पास जो चेन्नई पोर्ट है हमको इंपोर्टेशन करने के लिए, यूज करने के लिए दोगे। हमने बोला तू अच्छा कंट्री है, चल हमारा तू दुश्मन कंट्री भी नहीं, हमारा फ्रेंड कंट्री है, चल कोई बात नहीं यूज कर, चल कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रेंड्स यूएस से और चाइना से, कोई भी जगह से, चाइना से तो रोड से ही आ जाएगा, पर सपोज यूएस से ऑस्ट्रेलिया से गुड्स आए तो फ्रेंड्स वेसल से इंडिया पोर्ट आएंगे, बरोबर समझना, वेसल से वो इंडिया पोर्ट आएंगे, वेसल से वो इंडिया पोर्ट आके यहाँ पे उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, मतलब वेसल का ट्रांसपोर्टेशन इंडिया तक, इंडिया के पोर्ट तक होगा, एंड यहाँ पे पूरा लेटर से ट्रक में लोड कर दिया जाएगा एंड वो ट्रक नेपाल जाएगी। बोलो पता चला, क्या मतलब, क्या वो इंडिया का पोर्ट यूज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ इंपोर्टिंग सर्टेन गुड्स। एग्जांपल के तौर पे ऑस्ट्रेलिया से गुड्स मंगवाने थे, यूएस से गुड्स मंगवाने थे, तो वो क्या करेंगे, उनके पोर्ट के ऊपर वेसल के थ्रू
ये इंपोर्टेशन करेंगे एंड हमारा पोर्ट वो लोग यूज करेंगे एंड हम मतलब उनके ट्रक वहां पे होगी कि हमारी ट्रक वहां पे होगी, कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है एंड वो ट्रक में गुड्स भर के नेपाल जाने वाले हैं। तो ये क्या हुआ पता है, ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल भूटान विच आर लैंड लॉक्ड कंट्री। तो हमने क्या बोला कि चलो ठीक है तुम इंडिया को इस्तेमाल करते हो बरोबर है, बट ऐसा ये गुड्स इंडिया में यूज होने वाले नहीं, बिकॉज वो कस्टम से डायरेक्टली कहां पे जाके खुलेगा, नेपाल में जाके खुलेगा। तो ये जो पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन हुआ वेसल से लेके नेपाल तक का ट्रांसपोर्टेशन हुआ, उसके ऊपर एग्जम्पशन किसने प्रोवाइड किया, एंट्री नंबर 9B ने प्रोवाइड किया। अब अभी चेक करो एकदम ध्यान से, सप्लाई ऑफ सर्विसेज एसोसिएटेड विद ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल भूटान विच आर लैंड लॉक्ड कंट्री विच आर एग्जम्प्टेड अंडर CGST एज वेल एज SGST। आई थिंक आप समझ रहे हो एग्जैक्टली मुझे कहना चाहता हूं फ्रेंड्स, क्लियर। तो ये जो ट्रांजिट कार्गो हुआ उसके ऊपर भी एग्जम्पशन जीएस लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे ई-वे बिल की, जो रेफरेंस मुझे आपको देना है फ्रेंड्स, ई-वे बिल में भी सर्टेन एग्जम्पशंस है, मतलब कोई जगह पे और बहुत सारी जगह पे आपको ई-वे बिल बना के ऐसे 16 पॉइंट्स है। ई-वे बिल के ऊपर भी हमारा वीडियो है फ्रेंड्स, आप रेफरेंस के लिए देख सकते हो। बट ई-वे बिल में हमने ऐसा सीखा था कि अलग अलग 16 पॉइंट्स के ऊपर आप अलग अलग 16 नेचर ऑफ मतलब अलग अलग सिचुएशंस में आप ई-वे बिल नहीं बनाएंगे तो चलेगा। उसमें से वन ऑफ द सिचुएशन वाज दिस व्हिच इज ट्रांजिट कार्गो नेपाल भूटान, हम ई-वे बिल नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। मतलब ये जो भी रोड से गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हुआ ना, ये ट्रक से जो भी रोड से गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हुआ उसके लिए ई-वे बिल भी नहीं होगा तो भी चलने वाला है। इसके ऊपर एग्जम्पशन भी है हमारे जीएसटी का, एज वेल एज ई-वे बिल नहीं होगा तो भी चलने वाला है। बोलो क्लियर, एकदम चकाचक, सिंपल है फ्रेंड्स। ये हो गया हमारे ट्रांजिट कार्गो के बारे में डिस्कशन। अभी देखो फ्रेंड्स एक इंटरेस्टिंग बात कर लेते हैं रेलवेज के बारे में। चलो एकदम ध्यान से रेलवे के बारे में डिस्कशन करें, उसके पहले वेसल के बारे में आपको बता दूं। बोलो वेसल 2-3 नो, वेसल 1 यस, एयर 1-3 नो, एयर 2 यस। बरोबर समझना, एयर 1-3 आप देखते चलो, ये ध्यान में रखो फ्रेंड्स आप, एयर 1-3 नो, वेसल 2-3 नो, एयर 2 वेसल 1 एब्सोल्युटली, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। अभी देखो फ्रेंड्स एंट्री नंबर 20 को एनालाइज करो एकदम ध्यान से। फ्रेंड्स सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल, मतलब आपका जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो रेल से हो रहा है। जब मैंने एंट्री डिस्कस की तो मैंने बताया था ये जो हमारे पास सवाल लाइन है वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, आज टाइम आ चुका है, बरोबर ध्यान। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल और वेसल, ओहो वेसल तो हमने डिस्कस ही नहीं किया, क्यों, राज अब खुलने जा रहा है। फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर ऑफ द फॉलोइंग गुड्स, ओके। मतलब ये जो हमारी एंट्री नंबर 20 है ना, एक्चुअली दो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रही है, बरोबर समझना। हमारा जो भी एंट्री नंबर 20 में डिस्कशन है वो फ्रेंड्स दो मोड ऑफ लेटर से दो मोड से हम जब गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे उसकी बात हो रही है। फर्स्ट इज रेलवे, सेकंड इज वेसल। सर आपने तो रेलवे बोला, अरे मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट शांति रखो, क्या लिखा है, फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर। पहले तो ये मुझे ये बताओ, इंटरप्रिटेशन सीखने के लिए इकट्ठा होते हैं फ्रेंड्स, ऑलवेज आपका फोकस वर्ड्स के ऊपर होना चाहिए। हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर खास आपका फोकस होना चाहिए। एग्जाम्पशन सीखना है फ्रेंड्स, उसमें मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर एग्जाम्पशन कैसे पढ़ा जाता है ना उसके ऊपर आपका खास फोकस होना चाहिए। एक एक वर्ड टू वर्ड एकदम ध्यान से केयरफुली एक एक चीज आपको डिस्कस करनी चाहिए फ्रेंड्स। देखो फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर, व्हाट इज अनदर फ्रेंड्स। देखो अनदर में आपको ऑप्शन दे रहा हूं, पहले अनदर मतलब इंडिया ही होगा या आउटसाइड इंडिया भी हो सकता है, बरोबर समझना, बरोबर फोकस, मजा आने वाली है आज। फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर, ये अनदर जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो इंडिया में ही होगा कि आउटसाइड इंडिया भी पॉसिबल हो सकता है, बोलो बोलो। चलो अभी मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं इसको क्लैरिफाई करने के लिए। सपोज हम कोई लेक्चर में बैठे हुए थे, हम एग्जांपल के तौर पे कोई क्लास में बैठे हुए थे, वो क्लास का नंबर था 401, एग्जांपल के तौर पे वो क्लास नंबर था 401। अब 401 में कोई रीजन से प्रोजेक्टर नहीं चल रहा था, कि कोई रीजन से एसी बिगड़ गया, कि XYZ कोई डिफिकल्टी आई, तो मैंने क्या बोला कि वी आर शिफ्टिंग दिस क्लास टू अनदर, बरोबर समझना। मैं क्या बोलूंगा, वी आर शिफ्टिंग दिस क्लास टू अनदर। तो आप क्या समझेंगे, हम जो शिफ्ट हो रहे हैं वो क्लास में शिफ्ट हो रहे हैं कि घर पे भी पॉसिबल होगा, पता चला जो मैं कह रहा हूं, ओके। एग्जाम्पल के तौर पे हम कोई शादी में गए, हम चलो मैं आपकी बात कर रहा हूं, तो मैं आपकी शादी में आया, तो फ्रेंड्स मैंने किसी को बोला कि आई वॉज ईटिंग फ्रॉम वन डिश टू अनदर। बोलो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब क्या हुआ, बोलो बोलो, का मतलब मैं डिश ही खा रहा हूं कि और भी कुछ खा सकता हूं, अरे डिश ही खाऊंगा ना, ओके। चलो लेट अस से आप सोफे के ऊपर बैठे थे कि आप चेयर के ऊपर बैठे थे एग्जाम्पल के तौर पे, तो मैं आपको बोलूंगा कैन यू शिफ्ट फ्रॉम दिस चेयर टू अनदर, मतलब क्या समझेंगे, अनदर चेयर ही होगी कि लेटर से चेयर ही होगी,
पता चला जो मैं कहना चाहता हूँ वो बरोबर समझना। मतलब ये जो अनदर है ना वो आगे से कलर लेगा। मतलब देखो ये क्या हुआ, फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर, मतलब ये जो अनदर है ना वो इंडिया ही हुआ, इट कैन नॉट बी आउटसाइड इंडिया। पता चला, टर्न योर पेज फ्रॉम वन, टर्न योर बुक फ्रॉम वन पेज टू अनदर, मतलब वो अनदर पेज ही होगा। आप समझ रहे हो, एकदम बरोबर। तो ये जो अनदर है वो फ्रेंड्स इंडिया ही होगा, इंडिया के अलावा यहाँ पे आउटसाइड इंडिया कवर हो सकता नहीं है। इतना आप समझे? तो वापस एक बार, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल और वेसल फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर, ये अनदर जो है वो इंडिया ही होगा, इट कैन नॉट बी आउटसाइड इंडिया। इतना चकाचक। मतलब हमारी लैंग्वेज में क्या हुआ, इट इज 1 2 के 3, इट इज एब्सोल्युटली 2, बिकॉज इंपोर्ट के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे 1, एक्सपोर्ट के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे 3, मतलब बाहर से गुड्स आए 1, यहां से बाहर गुड्स गए 3, इंडिया गुड्स घूमेंगे, हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे 2। क्लियर? तो मतलब ये जो बात हो रही है एंट्री नंबर 20 में, इट टॉक्स अबाउट ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम इंडिया टू इंडिया ओनली, मतलब ये इंडिया ट्रांसपोर्टेशन गुड्स की बात हो रही है। सिंपल वर्ड्स में किसकी बात हो रही है, 2 की बात हो रही है। आप इतना समझे? और भी चेक करो ये वेसल वर्ड क्यों मैंने डिस्कस नहीं किया और क्यों उसका यहां पे रेलेवेंस नहीं है, बिकॉज यहां पे आप चेक करो वेसल 2 तो ऐसा चीनो है। आप समझे? वेसल 2 तो ऐसा चीनो है, उसके ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स ये अलग अलग 7 गुड्स हो या 7 के अलावा कोई गुड्स हो, फर्क ही नहीं पड़ता। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मैंने क्यों वेसल वर्ड के ऊपर फोकस ही नहीं किया प्रीवियस सेशन से, बिकॉज फ्रेंड्स वेसल 2 तो ऐसा चिन्ह है, ये 7 नहीं, 7 के अलावा भी कोई भी गुड्स हो ना तो भी उसके ऊपर क्या क्लेम कर पाएंगे, एग्जाम्पशन, उसको हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। ये लॉ का थोड़ा लेक्यूनर यहां पे रह गया है ड्राफ्टिंग। एक्चुअली क्या हुआ है, सर्विस टैक्स में भी सेम टू सेम एंट्री थी, वहां से डायरेक्टली खाली कॉपी पेस्ट मार दिए। मतलब थोड़ा जब कॉपी पेस्ट कर दो तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, पर ये जीएसटी में थोड़ा ध्यान नहीं रखा गया होगा अनफॉर्चुनेटली, तो ये आगे से कॉपी पेस्ट आई हुई एंट्री है, तो यहाँ पे थोड़ी गलती लॉ से रह गई। जब तक ध्यान में आएगा गवर्नमेंट को तब उसको रेक्टिफाई करेगी। फ्यूचर में मुझे याद करोगे, यहाँ से वेसल वर्ड को रिमूव कर दिया जाएगा फ्यूचर में, जब भी अमेंडमेंट आएगा तब आप मुझे याद करना फ्रेंड्स। क्लियर? डन? चलो, तो ये वेसल वर्ड यहाँ पे जरूरत नहीं है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नंबर 2, अभी जो रेलवे वर्ड है, जो 3 आंसर, रेलवे 1, रेलवे 2, रेलवे 3, उसको मैं आपको आंसर दे रहा हूं। अभी मुझे बताओ ये जो रेलवे की बात हो रही है, इट इज फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर, मतलब रेलवे 2 का मेरा आंसर बताओ। चलो चलो चलो, रेलवे 2 बोलो बोलो, आंसर क्या आएगा? जीएसटी। यस के नो? बोलो। हमारा आंसर होगा डिपेंड्स। क्यों डिपेंड्स? बिकॉज अलग अलग 7 गुड्स जो एंट्री नंबर 20 में मेंशन्ड है उसका ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो एग्जम्प्ट होगा, 7 के अलावा कोई भी गुड्स आएगा उस पर क्या हम क्लेम करने वाले हैं, मतलब उसके ऊपर हमको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। मतलब डिपेंड्स का मतलब उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। जो 7 गुड्स है जो एंट्री नंबर 20 में प्रिस्क्राइब्ड है, 7 गुड्स एज पर एंट्री नंबर 21, इसके ऊपर एग्जम्प्ट होगा, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। फ्रेंड्स जो भी हमारे पास अदर गुड्स होंगे, बोलो बोलो, उसके ऊपर जीएसटी लगने वाला है। इट वुड बी फ्रेंड्स यस जीएसटी। अभी फ्रेंड्स देखो, रेलवे 1, रेलवे 3 कोई जगह पे एग्जम्पशन में कवर नहीं होगा, मतलब उसके ऊपर क्या करेंगे, एब्सोल्युटली यस जीएसटी, एब्सोल्युटली यस जीएसटी। यहाँ पे कोई गुड्स का बेनिफिट आपको अवेलेबल नहीं होगा, मतलब 7 के 7 के अलावा कोई भी गुड्स होंगे रेलवे 1, रेलवे 3 में ऑलवेज आंसर क्या आने वाला है, यस जीएसटी। बोलो क्लियर? डन? इतना माइन्यूटली मेरे ध्यान में कोई वीडियो में, कोई बुक में इतना इन डेप्थ डिस्कशन आपको अवेलेबल नहीं हो सकता फ्रेंड्स। क्लियर? आई थिंक होपफुली सब कुछ आपको पता चल रहा है फ्रेंड्स। चलो अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कर लेते हैं, एंट्री नंबर 22। चलो अब तक जो भी डिस्कस किया, फास्टेस्ट रिकैपिचुलेशन। बोलो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एग्जाम, जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है फ्रेंड्स। बाद में कुरियर होगा तो जीएसटी इंपोज करेंगे, डोर टू डोर ट्रांसपोर्टेशन होगा जीएसटी लगेगा, एक्सप्रेस कार्गो होगा तो भी हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। जीटीए से आंसर क्या आएगा हमारा, डिपेंड्स। ओके, बाद में जीटीए का मतलब क्या, जो भी आपको कंसाइनमेंट नोट इश्यू करेगा उसको हम जीटीए बोलेंगे, उसका आंसर डिपेंड्स आएगा। जो आपको कंसाइनमेंट नोट इश्यू नहीं करेगा उसके ऊपर हम टैक्सेबिलिटी इंपोज करने, सॉरी उसके ऊपर हम एग्जम्पशन क्लेम करेंगे, उसके ऊपर जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है फ्रेंड्स। जीटीए की जो भी एंसिलरी सर्विस होगी ना, बरोबर समझना, जीटीए की जो भी एंसिलरी सर्विस होगी ना, उसके लिए वो एक बिल बनाता होगा, कंपोजिट सप्लाई, प्रिंसिपल सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का होगा, उसके ऊपर क्या टैक्सेबिलिटी पूरे कंपोजिट सप्लाई के ऊपर लगने वाली है। अलग इनवॉइस उसका क्रिएट करेगा, एंसिलरी सर्विस का अलग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का अलग, दोनों सर्विस का सेपरेट हम ट्रीटमेंट करने वाले हैं फ्रेंड्स। जब बात आती है
हमारे 1, 2, 3 की, तो एयर 1, 3 होगा तो जीएस लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। वेसल 2, 3 होगा तो जीएस लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। एयर 2 वेसल पर हम इसके ऊपर जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। रेलवे 1, 3 वापस एक बार उसके ऊपर जीएसटी लगने वाला है। जब रेलवे 2 की बात आएगी 7 गुड्स होंगे तो एग्जाम्पशन होगा, अदर देन 7 होंगे तो हम क्या क्लेम करने वाले हैं, मतलब एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, हम उसके ऊपर जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। फ्रेंड्स बोलो क्लियर, एकदम चकाचक डन। चलो अभी आप चेक करो एंट्री नंबर 22, बहुत इंटरेस्टिंग। पहले हमने एंट्री नंबर 22 सी में क्या सीखा था वो एक बार फास्टेस्ट आपको याद करवा दूं, बाद में एंट्री नंबर 22A 22B के ऊपर हम फोकस करेंगे। फ्रेंड्स अभी देखो क्या हुआ। फ्रेंड्स हमने आगे ऐसे डिस्कस किया था, थोड़ा थोड़ा आपको याद हो तो। फ्रेंड्स वर्ड आता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। What do we mean by educational institution? उसमें ऐसा सीखा था कि इट इंक्लूड्स फ्रेंड्स प्री स्कूल, स्कूल सर्विसेज, मतलब हमारी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन है ना उसमें 3 लोगों को इंक्लूड किया है। 3 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अलग अलग 3 लोगों को कवर किया है। प्री स्कूल, स्कूल जो आपको डिग्री क्वालिफिकेशन ग्रांट करे विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ इन इंडिया। एंड थर्ड होगा फ्रेंड्स अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज। क्लियर, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट, अपने फैकल्टी, अपने स्टाफ, याद आ रहा है, इट्स स्टूडेंट्स, इट्स फैकल्टी, इट्स एग्जाम, हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। वो जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेंगे उसके लिए जो भी फीस चार्ज करेंगे उसके ऊपर भी एग्जाम्पशन है, हम जीएसटी लगाने वाले नहीं है। बाद में याद करो, इफ इट वी टॉक अबाउट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे अलग अलग 7 सर्विसेज के ऊपर एग्जाम्पशन था, यहाँ पे अलग अलग 3 सर्विसेज के ऊपर एग्जाम्पशन था, यहाँ पे अलग अलग 2 सर्विस के ऊपर हमने क्या क्लेम किया हुआ है, एग्जाम्पशन। अलग अलग 7 सर्विसेज जिसके ऊपर एग्जाम्पशन। बोलो याद करो, ट्रांसपोर्टेशन, बोलो बोलो मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट याद करो, ट्रांसपोर्टेशन, कैटरिंग, सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग, एडमिशन, एग्जामिनेशन। याद आ रहा है फ्रेंड्स, वापस एक बार, ट्रांसपोर्टेशन, कैटरिंग, सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग एंड एडमिशन, एग्जामिनेशन, ये 7 सर्विस के ऊपर हमने एग्जाम्पशन क्लेम किया है। यहाँ पे 3 सर्विसेज, एडमिशन, एग्जामिनेशन, ऑनलाइन जर्नल्स एंड पीरियडिकल्स, एंड यहाँ पे याद करो एडमिशन, एग्जामिनेशन। इसमें हमको फोकस करना है अभी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लेट अस से गुड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ के बारे में। देखो फ्रेंड्स मैंने एग्जाम्पल कंसीडर किया था, आपको थोड़ा थोड़ा याद हो तो। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे तपोवन स्कूल है, बरोबर समझना फ्रेंड्स, उसका मैं ट्रांसपोर्टर हूं। कौन ट्रांसपोर्टर? तो स्मिथ ट्रांसपोर्टर उसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। फ्रेंड्स स्मिथ ट्रांसपोर्टर्स तपोवन स्कूल को ये अपनी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। फ्रेंड्स तो क्या ख्याल है आपका, ये जो मेरी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस होगी उसके ऊपर इट वाज नो जीएसटी, बिकॉज यहाँ पे 7 सर्विस के ऊपर एग्जाम्पशन है ना, उसमें से फर्स्ट ही कौन सी है, ट्रांसपोर्टेशन, जिसके ऊपर हम क्या क्लेम करने वाले हैं, एग्जाम्पशन। फ्रेंड्स अभी ऐसा हुआ था कि एक्चुअली यहाँ पे 10 बसेस की जरूरत थी। तपोवन स्कूल में बच्चे को ट्रांसपोर्टेशन करना हो तो मुझे 10 बसेस की जरूरत थी, पर मैंने मेरे गोडाउन में चेक किया तो मेरे पास 7 बस थी। 3 बस लाऊं कहां से? तो फ्रेंड्स 3 बस के लिए मैंने अप्रोच किया आलू ट्रांसपोर्टर्स को। मैंने आलू को पूछा, ए आलू आलू तेरे पास बस है? उसने बोला हाँ स्मितिया मेरे पास बस है। मैं बोला चलो ठीक है। तो फ्रेंड्स आलू ने मुझे 3 बस हायर पे दी, बरोबर समझ लेना, आलू ने मुझे 3 बस जो हायर पे दी ना वो भी एग्जाम, उसके ऊपर भी हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। फ्रेंड्स तो ये जो एग्जाम्पशन आया वो एंट्री नंबर 22 क्लॉज सी से हमको अवेलेबल हुआ है। फ्रेंड्स बोलो क्लियर, डन, चकाचक। तो अभी ए क्या है, बी क्या है, वो डिस्कस करना हम शुरू करें। उसके पहले फ्रेंड्स ये 22C वापस एक बार पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स देखो, सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर, मतलब समथिंग यू आर गिविंग ऑन हायर। व्हाट यू आर गिविंग ऑन हायर? अ मोटर व्हीकल, ओके, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ टू, किसको आपने मोटर व्हीकल हायर पे दिया? टू पर्सन प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ। मतलब ये डिपो ट्रांसपोर्टर का पहला एग्जांपल लिया होगा, वो आलू ट्रांसपोर्टर को ये लेटर से बस के जो भी हमारे पास बस होंगे, मोटर व्हीकल होंगे, वो रेंट पे दे रहे हैं। एंड आलू ट्रांसपोर्टर क्या करती है, हमारे तपोवन स्कूल को गुड्स का अपने स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ का ट्रांसपोर्टेशन करके दे रही है। फ्रेंड्स तो ये भी एग्जाम्प्ट होगा बाय एंट्री नंबर 66B एंड ये भी एग्जाम्प्ट होगा बाय एंट्री नंबर 22C। पढ़ो, to person providing services of transportation of student, faculty, staff to educational institution providing services by way of preschool, school education। बोलो क्लियर, डन। तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया था, तो हमने डिस्कस किया था एजुकेशन। अभी यहाँ पे ए में क्या बात हो रही है, बी में क्या बात हो रही है, वो हम समझते हैं। फ्रेंड्स बरोबर समझना। पहले ए पॉइंट, सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर टू अ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, मतलब आपने कुछ हायर पे दिया टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग? एग्जांपल को हम गुजरात की बात करें, इट वुड बी GSRTC का मतलब क्या हुआ, इट इज गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। चलो महाराष्ट्र की बात करें तो उसमें ऐसा होगा MSRTC, मतलब महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। पता चला। राजस्थान की बात करें तो RSRTC, राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। ओके, मतलब समथिंग यू आर गिविंग ऑन हायर टू स्टेट
ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, हमारे एग्जाम्पल में जीएसआरटीसी, क्या आपने उसको रेंट पे दिया? बहुत इंपॉर्टेंट, गजब गजब पॉइंट, अ मोटर व्हीकल, ओके मोटर व्हीकल हायर पे दिया, मींट टू कैरी, हा अभी समर चल रहा है, मतलब कैरी की बात आ रही है? अरे ना, ये कैरी और कैरी की बात हो रही है मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट। मीन टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर, मतलब क्या हुआ, बरोबर समझना। आपने क्या किया, जीएसआरटीसी को, इट इज एंट्री नंबर 22 क्लॉज ए, आपने जीएसआरटीसी को मोटर व्हीकल हायर पे दिया, इट इज मोटर व्हीकल गिवन ऑन हायर। कैसा मोटर व्हीकल, बरोबर टेक्निकल समझना है, इट इज मीन्ड टू कैरी मोर देन, बोलो 11 था कि 12 था? 12, देखो देखो, इट वॉज मोर देन 12 पैसेंजर, इट इज मोर देन 12 पैसेंजर, तो एग्जम्प्ट होगा, उसको हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। सिंपल वर्ड्स में, आपने जीएसआरटीसी को बस रेंट पे दी, एग्जाम, हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। इंडिका रेंट पे दी, टैक्सेबल, बिकॉज इंडिका की कैपेसिटी कितनी होगी, 4 के, हायर साइड 5 की, पता चला, तो इट वुड बी नॉट लेट अस से कैरिंग मोर देन 12 पैसेंजर, तो उसके ऊपर हम एग्जाम्पशन क्लेम नहीं कर पाएंगे, उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी रहने वाली है। अलग अलग एग्जाम्पल आपको दे दूं तो फ्रेंड्स आपको पता चले। चलो, मैंने जीएसआरटीसी को बस रेंट पे दी, मैंने जीएसआरटीसी को बस रेंट पे दी, बड़ी सी बस थी, आप बात कर सकते हो 40-50 की वो सीटिंग कैपेसिटी, तो वो बस मैंने रेंट पे दी, एग्जाम, हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है, ये एग्जाम्प्ट होगा। माने बाद में मैंने फ्रेंड्स इंडिका रेंट पे दी, बोल इंडिका के बारे में आपका क्या आइडिया आ रहा है? बोल इंडिका के ऊपर एब्सोल्युटली जीएसटी लगने वाला है, बिकॉज इट इज नॉट मीन टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर, यहाँ पे जीएसटी लगने वाला है। चलो, मैंने उनको एक्टिवा रेंट पे दिया, बोलो क्या ख्याल आपका, जीएसटी यस के नो? एब्सोल्युटली, हम उसके ऊपर जीएसटी इंपोज कर, आप समझेंगे, यहाँ पे रेसिपिएंट ऑलवेज जीएसआरटीसी होगा, तो एक्टिवा के ऊपर जीएसटी लगने वाला है। चलो, बाद में मुझे छोटी सी बात बताओ, मैंने उनको क्या रेंट पे दिया? मैंने उनको ट्रक रेंट पे दी, बोलो ट्रक, बोलो जीएसटी यस के नो? एब्सोल्युटली यस, बिकॉज ये ट्रक की कैपेसिटी पैसेंजर कैरी करने के लिए होती ही नहीं है। पता चला ये ट्रक इज मींट फॉर व्हाट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, एंड इट इज नॉट मींट टू कैरी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, तो उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। मजा अब आने वाली है। मैंने उनको मोटर व्हीकल रेंट पे दिया, मैंने उनको मोटर व्हीकल जो रेंट पे दिया, उनकी कैपेसिटी कितनी थी? 11 पैसेंजर की थी, उनकी कैपेसिटी 12 पैसेंजर की थी, उनकी कैपेसिटी 13 पैसेंजर की थी, उनकी कैपेसिटी 14 पैसेंजर की थी। ऐसी मैंने अलग अलग मोटर व्हीकल उनको रेंट पे दिया। समझे फ्रेंड्स आप? चलो शुरू हो जाओ, कहां पे ऊपर एग्जाम्पशन मिलेगा, कहां पे टैक्सेबिलिटी आएगा, मुझे बताओ। बोलो 11 में जीएसटी क्या आएगा? एब्सोल्युटली यस, बिकॉज लॉ में तो क्या लिखा है, योर मोटर व्हीकल मस्ट बी मीन्ड टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर। एक एक चीज बरोबर माइन्यूटली पढ़नी है, इट स्पेंड्स मोर देन 12 पैसेंजर, मतलब 12 पैसेंजर में जीएसटी लगने वाला है। आप समझे? एग्जैक्ट 12 होगा, इट इज नॉट मोर देन 12, मोर देन 12 का मतलब 13 ऑनवर्ड्स होंगे ना, तब जाके जीएसटी में आपको एग्जाम्पशन मिलने वाला है। यहाँ पे एग्जाम्पशन होगा, यहाँ पे एग्जाम्पशन होने वाला है, मतलब आईसीआई क्या करेगी, आपकी क्वेश्चन में जो इंक्लूजन आएगा ना, वो 12 पैसेंजर वाला है। पता चला? आपका टेस्ट कैसे करेगी, आपका नॉलेज कैसे टेस्ट करेगी, एग्जैक्ट 12 पैसेंजर पूछेगी, तो मजा आएगी, बिकॉज लॉ ने क्या लिखा है, मोर देन 12 पैसेंजर, तब जाके एग्जाम्पशन होगा। तो 13, 14 ऑनवर्ड्स आपको क्या मिलने वाला है? एग्जाम्पशन। आई थिंक होपफुली सब कुछ आपको पता चल रहा है। चलो एक जोरदार बात आपको बता दूं फ्रेंड्स, हुआ क्या, इंडिका रेंट पे दी, इंडिका रेंट पे दी, बट उस इंडिका में जो लोग ट्रांसपोर्ट किया करते थे एक समय पे, वो 15-15 लोग ट्रांसपोर्ट किया करते थे। सर कैसे 15 लोगों की पॉसिबिलिटी है? अरे वो छोटे छोटे बच्चे थे, वो पॉसिबिलिटी थोड़ी एडजस्ट कर लो, डिक्की ओपन कर दी थी, ऊपर रूफ थोड़ा ऐसा कैरेज लगा दिया था, मतलब एक जीएसआरटीसी को मैंने ये इंडिका रेंट पे दी थी, जिसमें इंडिका में 15-15 लोगों का ट्रांसपोर्टेशन जीएसआरटीसी कर रहा था। बोलो क्या ख्याल है, जीएसटी यस के नो? बोलो 15 एक्सीडिंग 12। तो कहता है आपको चेक करना है मींट टू कैरी, एक्चुअल कैरेज कितना हो रहा है फर्क नहीं पड़ता। मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक्चुअल कैरेज कितना होता है उससे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, बट इफ इट इज मींट टू कैरी मोर देन 12 एग्जाम, ये हमारा जो इंडिका है वो मीन टू कैरी 5 पैसेंजर, आगे दो पीछे 3 कंसीडर करो, इट इज मीन टू कैरी 5 पैसेंजर, उसमें 15 बिठा दो तो एग्जाम्पशन मिल जाएगा। ऐसा होने वाला नहीं है, ये तो ऑलवेज क्या रहेगा, जीएसटी यस। बोलो क्लियर, डन। तो नंबर 1, जीएसआरटीसी को आपने बस रेंट पे दी, एग्जाम, जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। एग्जाम पर्सपेक्टिव याद रखने का, मोर देन 12 पैसेंजर, डन। अभी वापस एक बार हम एंट्री को डिस्कस करेंगे। चलो चेक करो ध्यान से,
सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर टू अ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, एग्जांपल जीएसआरटीसी, गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। क्या आपने उसको हायर पे दिया? तो अ मोटर व्हीकल विच इज मीन टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर, एग्जाम नो जीएसटी। नंबर बी चेक करो एकदम ध्यान से वापस एक बार। सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर टू अ जीटीए, मतलब आपने कुछ जीटीए को हायर पे दिया। जीटीए को क्या हायर पे दिया आपने? जीटीए को हायर पे दिया मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, मतलब एग्जांपल के तौर पे आपने उसको ट्रक रेंट पे दी और ट्रक हायर पे दी, आपने उसको टेम्पो हायर पे दिया। ऐसा कोई भी ऐसा मोड जिसके थ्रू गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो सके वो आपने जीटीए को रेंट पे दिया, हायर पे दिया, एग्जाम हम उसके ऊपर जीएसटी लगाने वाले नहीं है। बोलो क्लियर? डन। चलो यही सब पॉसिबिलिटी हम चेक करेंगे जीटीए के एंगल से। चलो शुरू करते हैं। जीटीए के एंगल से टैक्सेबिलिटी का आंसर क्या आएगा? चलो आपने उसको मतलब यहाँ पे अभी जीटीए की बात हो रही है तो आपने जीटीए को बस रेंट पे दी। बोलो जीएसटी यस के नो? एब्सोल्युटली यस, बिकॉज बस भले आप चेक करो तो उसकी कैपेसिटी 50 सीटिंग कैपेसिटी थी, इट इज नॉट मीन टू कैरी गुड्स, मतलब उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। आपने इंडिका रेंट पे दिया, जीएसटी लगेगा। आपने एक्टिवा रेंट पे दिया, जीएसटी लगेगा। पर सर इंडिका का वो लोग इस्तेमाल गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर ले कर रहे हैं। मैंने क्या बोला? एक्चुअली उसे जरूरी हमको चेक ही नहीं करना है एंड वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है कि आप एक्चुअली उसका यूसेज चेक करने के लिए जाओ। हमको तो क्या चेक करना है? इट इज मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, मतलब उसका जो क्रिएट और उसका जो क्रिएशन होना चाहिए वही गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए होना चाहिए। तब देखिए क्या मिलने वाला है? एग्जाम्पशन। बोलो ट्रक रेंट पे दी, एग्जाम। यहाँ पे जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। बाद में मोटर व्हीकल कोई भी आप चेक करो, 11 पैसेंजर हो के 12 पैसेंजर हो, ऑलवेज जीएसटी लगेगा। इंडिका के ऊपर भी जीएसटी लगने वाला है। सिंपल वर्ड्स में फ्रेंड्स, आप स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को आप कोई भी मोटर व्हीकल रेंट पे देंगे जिसकी कैपेसिटी मोर देन 12 पैसेंजर होगी, एग्जाम। एंड आप लेटर से जीटीए को ऐसा कोई भी गुड्स मतलब कैरियर्स का मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर देंगे, उसके ऊपर भी क्या मिलने वाला है? एग्जाम्पशन। हम फ्रेंड्स जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। तो क्लियर? एकदम चकाचक। चलो एंट्रीज में आगे बढ़ते हुए अभी जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो होगा फ्रेंड्स एंट्री नंबर 21 कैपिटल ए, बट इसका हम रेफरेंस लेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मतलब जीटीए में एग्जैक्ट क्या आरसीएम आएगा और कहां पे लेटर से हम जीटीए को जीएसटी पे करना होगा, कहां पे लेटर से रेसिपेंट को जीएसटी पे करना होगा, कौन से रेट से, क्या आईटीसी की कंडीशन से, उसका इन डेप्थ डिस्कशन एक चार्ट के थ्रू हम जीटीए में करेंगे। मतलब इसके लिए आप क्या रिफर करना, हमारा छोटा सा चार्ट फ्रेंड्स। ओके, तो रिफर यहाँ पे लिख देता हूं चार्ट। यहाँ पे शायद जगह हमारे पास अवेलेबल नहीं होगी, ये भी हम चार्ट में ही कवर कर लेंगे। एंट्री नंबर 21 कैपिटल है, इसके लिए भी आप लिख दो रिफर चार्ट, मतलब एक ही चार्ट में आरसीएम का भी प्रोविजन कवर कर दूंगा एंड लेटर से 21A 21B ये सारा कुछ हम एक ही चार्ट में कवर कर देंगे फ्रेंड्स। क्लियर? तो आप यहाँ पे तो शायद जगह नहीं मिलेगी फ्रेंड्स आपको, अदरवाइज बुक में मिले जगह तो बुक में, और यहाँ पे नीचे क्लासरूम नोट्स में भी जगह होगी, तो आपके पास हमारा मटेरियल होगा। तो फ्रेंड्स उसमें पहले ये शांति से मेरे साथ चार्ट कॉपी कर लेना एंड बाद में इसका हम अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे फ्रेंड्स। जीटीए का बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट, पहले वीडियो पॉज करके फ्रेंड्स कॉपी कर लो, बाद में आगे का वीडियो आप कंटिन्यू करना। चलो मैं शुरू करता हूं। जीटीए के पास फ्रेंड्स दो ऑप्शन अवेलेबल। फर्स्ट ऑप्शन जो होगा इट विल बी फ्रेंड्स 5% विदाउट आईटीसी। देखो फ्रेंड्स जीटीए 5% ऑप्शन में जाएगा, तो जीटीए अपने इनवर्ड के ऊपर, बरोबर समझ लेना, इनवर्ड सर्विसेज के ऊपर, कैपिटल गुड्स के ऊपर आईटीसी अवेल नहीं कर पाएगा, रिस्ट्रिक्शन अवेलमेंट के ऊपर है। फ्रेंड्स दो वर्ड आपके मन में क्लियर होंगे, अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन। अवेलमेंट का मतलब क्या? मेरे क्रेडिट पूल में वो क्रेडिट आ ही नहीं सकती, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इट्स यूटिलाइजेशन। फ्रेंड्स देखो मेरे वॉलेट में 100 रुपए होंगे तो मैं उसको यूटिलाइज कर सकूंगा, वॉलेट में पैसे रखने वो अवेलमेंट हुआ, उसको खर्चा करना, उसको मूवी के लिए यूटिलाइज किया, उसको खाने के लिए यूटिलाइज किया, उसको कोई गरीब को डोनेशन करने के लिए इस्तेमाल किया, वो उसका यूटिलाइजेशन हुआ। दो में डिफरेंस पता चला, एक अवेलमेंट एक यूटिलाइजेशन। अभी आप नॉलेज अवेल कर रहे हो लाइफ में, फाइनल एग्जामिनेशन में के लेटर से आर्टिकलशिप हम उसको यूटिलाइज कर रहे हो। ओके, तो फ्रेंड्स देखो जीटीए जो ऑप्शन फर्स्ट में जाएगा विच इज 5% विदाउट आईटीसी, तो जीटीए मैं बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा हूं, जीटीए आईटीसी अवेल नहीं कर पाएगा। मैं बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा हूं, आप समझो, जीटीए आईटीसी अवेल नहीं कर पाएगा। फ्रेंड्स जिस क्लाइंट ने, जिस रेसिपिएंट ने ये 5% पे किए होंगे ना, उसको तो आईटीसी डेफिनेटली मिलने ही वाली है। अब समझे जो मैं कह रहा हूं ना? वापस एक बार, जीटीए जो ऑप्शन 1 5% विदाउट आईटीसी में जाता है, तो जीटीए को कोई आईटीसी नहीं मिलेगी, ना इनपुट सर्विसेज, ना कैपिटल गुड्स, कोई आईटीसी उसको अवेल नहीं हो सकती। आईटीसी के अवेलमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है जीटीए को। सपोज आप रेसिपिएंट हो जिसने जीटीए की सर्विसेज अवेल की है, आपने 5% का पेमेंट किया है, तो आपको तो आईटीसी डेफिनेटली अवेलेबल होने वाली है, पता चल, बिकॉज यू आर नॉट जीटीए।
गेटिंग माय पॉइंट एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। रिस्ट्रिक्शन जो 5% ऑप्ट करता है उसके आईटीसी अवेलमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। आई थिंक आप समझे तो मैं कहना चाहता हूं, आप 5% पे करोगे 12% पे करो, डज नॉट मेक्स एनी डिफरेंस टू यू, आपको आईटीसी ऑलवेज अवेलेबल होगी जो भी आपने पे किया होगा बीइंग रेसिपेंट 5% के 12%। तो जीटी के पास दो ऑप्शन, 5% विदाउट आईटीसी एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन उसके पास अवेलेबल होगा इज फ्रेंड्स 12% विथ आईटीसी, मतलब जो उसको आईटीसी अवेल करनी हो तो उसके पास सेकंड ऑप्शन अवेलेबल है, वो 12% में जा सकता है। आपके मन में डेफिनेटली ऐसा डाउट आए सर तो कौन ऐसा हो जो आईटीसी अवेल ना करे। पता चला मैं एज ए जीटीए मैं क्या सोचूं, तो मैं तो मेरा सोचूं ना, मैं आईटीसी अवेल करूं, भले 12% कस्टमरों को लगे मुझे क्या फर्क पड़ता है, भले 12% रेसिपेंट पे करे उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो आईटीसी मिले, ऐसा मैं सोचूं कि ना सोचूं। गेटिंग माय पॉइंट। मैं जीटीए हूं तो मैं तो क्या सोचूं, मुझे 12% भले आईटीसी मुझे तो मिलनी चाहिए, भले रेट ज्यादा हो। बट फ्रेंड्स इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में क्लाइंट और रेसिपेंट को आपका जो टोटल कॉस्ट होगा ना वो ज्यादा हो जाएगा। सपोज मैं एक ट्रांसपोर्टर हूं ए एंड कोई ट्रांसपोर्टर है बी, ओके, तो मैं सपोज 5% विदाउट आईटीसी करता हूं तो मेरा 100 रुपीज प्लस 5 रुपीज का जीएसटी हुआ, वो ट्रांसपोर्टर बी का 100 रुपीज प्लस 12 रुपीज का जीएसटी हुआ। गेटिंग माय पॉइंट। तो 112 चार्ज करेगा, मैं 105 चार्ज करूंगा, ऑब्वियसली रेसिपेंट मेरे पास आना प्रीफर करेगा। पता चला। तो मैं क्या सोचूंगा कि भले मेरा आईटीसी जाना हो तो जाए, बट मैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का ट्राई करूं, बिकॉज बिजनेस है तो लाइफ है। बोलो गेटिंग माय पॉइंट। तो बहुत सारे जीटी ऐसा ऑप्शन ऑप्ट करेंगे, मतलब करेंगे व्हिच इज 5% विदाउट आईटीसी। तो फ्रेंड्स जीटी के पास दो ऑप्शन अवेलेबल, 5% विदाउट आईटीसी, 12% विद आईटीसी। आईटीसी चाहिए तो 12%, आईटीसी अवेल करने के ऊपर वो लेटर से जो भी उसको बेनिफिट मिलता है वो आईटीसी का वेव ऑफ कर देगा, तो 5% का ऑप्शन उसके पास अवेलेबल होने वाला है। मैं रिपीट कर दूंगा, ये जो विदाउट आईटीसी है वो जीटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, जो रेसिपेंट होगा वो तो जो भी पे करेगा 5% पे करेगा 12% पे करे, दोनों के दोनों सिचुएशन में, दोनों के दोनों सर्कमस्टेंसेस में उसको आईटीसी डेफिनेटली अवेलेबल होने वाली है। क्लियर, डन। चलो अभी फ्रेंड्स हमने रेसिपिएंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट होगा जो रेसिपिएंट होगा उसको बोलेंगे फ्रेंड्स स्पेसिफाइड रेसिपिएंट, स्पेसिफाइड रेसिपिएंट, सॉरी फ्रेंड्स स्पेसिफाइड रेसिपिएंट। कौन है स्पेसिफाइड रेसिपिएंट? अरे मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये रहे 8 अलग अलग स्पेसिफाइड रेसिपिएंट। मतलब जीटीए 5% ऑप्ट करे कि 12% ऑप्ट करे, जो 8 रेसिपिएंट्स होंगे, बरोबर समझना, 8 रेसिपिएंट्स होंगे तो ट्रीटमेंट क्या होगी? जो फ्रेंड्स 5% होगा ना तो आरसीएम, जो 12% होगा ना तो एफसीएम। पता चला, एकदम सिंपल। मतलब 5% के ऑप्शन के साथ दो चीज आती है, एक तो नंबर 1 आईटीसी अवेलमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, नंबर 2 स्पेसिफाइड रेसिपिएंट को जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, मतलब आपके रेसिपिएंट जो स्पेसिफाइड होंगे तो आरसीएम, जहां पे रेसिपिएंट ही जीएसटी यहां पे करने वाला है। एंड नंबर 2 जो 12% का ऑप्शन ऑप्ट किया जाता है तो फ्रेंड्स यहां पे दो चीज अटैच होकर आएगी, एक तो आपको आईटीसी मिलेगी, प्लस आपके केस में जो भी स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स होंगे उस केस में आपको क्या आएगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। मतलब यहां पे जीटीए 12% होगा तो जीटीए जीएसटी पे करेगा, एंड 5% होगा तो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स में वो जो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट होगा वो जीएसटी पे करने वाला है। पिक्चर मगज में क्लियर हो रहा है? एकदम चकाचक। चलो चार्ट शुरू करते हैं। जीटीए मगज में फिट हो जाना चाहिए फ्रेंड्स, ये लिखा हो वो तो बरोबर है, बट मगज में फिट करते चलो। 1 2 3 स्टार्ट। जीटीए 5% विदाउट आईटीसी, 12% विद आईटीसी। दोनों केस में जो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स होंगे तो 5% में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड 12% में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। बोलो क्लियर? स्पेसिफाइड रेसिपिएंट कौन कौन? नंबर 1 आएगा फ्रेंड्स फैक्ट्री, कोई भी फैक्ट्री यहां पे कवर्ड नहीं है। फैक्ट्रीज एक्ट में जो रजिस्टर्ड होगी वो फैक्ट्री यहां पे कवर्ड। सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी यहां पे कवर्ड नहीं। सोसाइटीज एक्ट में जो रजिस्टर्ड सोसाइटी वो यहां पे कवर्ड। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। फ्रेंड्स नेक्स्ट आएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट, विच इज रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब जीएसटी में कोई भी पर्सन ने ऑब्टेन किया है रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी में माना जाता है वो यहाँ पे कवर हो जाएगा स्पेसिफाइड पर्सन में। शायद आपको पता होगा तो रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन है वो क्या कहती है, इट इज मतलब पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25 सीजीएसटी का, इट इज प्रोसीजर फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन बट एक्सक्लूडिंग पर्सन हैविंग व्हाट, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। मतलब जिसके पास यूआईएन होता है उसको हम रजिस्टर्ड पर्सन मानते नहीं है फ्रेंड्स। क्लियर? दैट नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब कंपनी। पार्टनरशिप फॉर्म जब हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे उसमें ऑलवेज आपको एलएलपी भी इंक्लूड कर देने का। नेक्स्ट आएगा एओपी। फ्रेंड्स एओपी है ना ब्रॉडर टर्म है, मतलब जब मैं एओपी इस्तेमाल करता हूं ना बीओआईबी इंक्लूड हो ही जाता है, बिकॉज एओपी देखो कभी आगे एक्सप्लेन किया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, पर कभी ना कोई जगह पे एक्सप्लेन मैंने इसको किया हुआ है। एओपी का मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पर्सन की डेफिनेशन वाइड है, उसमें इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी सारे लोग कवर हो जाएंगे, कंपनी सारे लोग कवर हो जाएंगे। बीओआई का मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का मतलब वो खाली इंडिविजुअल का ग्रुप होगा, इंडिविजुअल का एसोसिएशन
ट्रांसपोर्टेशन होगा, इंडिविजुअल का वो लेटर से पूरा बॉडी क्रिएट हुआ है, अभी इंडिविजुअल पर्सन का एक पार्ट हुआ, समझ रहे हो, इंडिविजुअल पर्सन का एक पार्ट हुआ, पर्सन में तो बहुत सारे पर्सन कवर हो जाएंगे, तो एओपी जब जब मैं वर्ड बोलता हूं उसमें बीओआई ऑटोमेटिकली उसमें इंक्लूड हो जाता है। एंड लास्ट आएगा सिटीबी का मतलब इट इज व्हाट फ्रेंड्स, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इट इज फ्रेंड्स सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, मतलब ये अलग अलग 8 लोग है, वो हमारे वहां पे स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है, जिसके ऊपर जो 5% होगा तो आरसीएम, जो 12% होगा जो होना तो क्या होने वाला, इट इज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। चलो 8 लोग बरोबर मगज में फिट करने का ट्राई करो, 2-3 बार साथ में बोलो, चकाचक मगज में फिट हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्टर्ड पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, सीटीपी। चलो मेरे साथ बोलने का ट्राई करो, 1 2 3 गो, लास्ट सेकंड टाइम, इसके बाद लास्ट टाइम देखिए बिना बोलना है। चलो 1 2 3 स्टार्ट। फैक्ट्री, फ्रेंड्स धीरे धीरे जितनी बार बोलेंगे उतनी बार चकाचक याद रह जाएगा। शुरू करो, 1 2 3 गो। फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्टर्ड पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, सीटीपी। फ्रेंड्स मेरे सामने कोई टीवी नहीं है जिसको देख के मैं बोल रहा हूं, मेरे सामने कैमरा ही है जिसको देख के मैं बोल रहा हूं, पता चला? तो कि मुझे कैसे याद रहा, बिकॉज 100 बार रिपीट करके बैठा हूं फ्रेंड्स ये चीज क्लास में, तो आपको भी याद रह जाएगा बिकॉज आपको भी 100 बार बोलना है। चलो 1 2 3 स्टार्ट। फैक्ट्री, ए मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या देख के बोलते हो, खुद से ट्राई करो। फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्टर्ड पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, सीटीपी। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जो 5% होगा, जो 12% होगा तो क्या होने वाला है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। क्लियर? अभी फ्रेंड जीटी को यहाँ पे बताना पड़ेगा अपने इनवॉइस में, इनवॉइस की रिक्वायरमेंट ऐसा कहती है कि जो आपके केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हो, तो इनवॉइस में आपको नीचे नोट्स में क्या कोई भी जगह पे आपको मेंशन करना होगा कि यहाँ पे रेसिपिएंट को जीएसटी पे करने की रिक्वायरमेंट आएगी। अदरवाइज फ्रेंड्स रेसिपिएंट को ना पता हो कि यहाँ पे उसने 5 पर जीटी ने 5% ऑप्ट किया है कि 12% ऑप्टेन किया है, तो फ्रेंड्स रेसिपिएंट को तो ऑब्वियसली नहीं पता होगा, तो रेसिपिएंट जीटी का इनवॉइस देखेगा, इनवॉइस में लिखा होगा। रेसिपिएंट को इतना भी ना पता हो कि 5% 12%, ये वीडियो थोड़ी रेसिपिएंट ने देखा होगा, क्या पार्टनरशिप हमने ये वीडियो देखा होगा? ऑब्वियसली ना फ्रेंड्स, वो बिजनेस करता है, वीडियो देखा क्या तो चार्टर्ड अकाउंट है, पता चला? तो फ्रेंड्स जो जीटी होगा वही अपने इनवॉइस में मेंशन करेगा कि यहाँ पे 5% टैक्स कौन पे करने वाला है, रेसिपिएंट। बोलो क्लियर? एंड 12% होगा तो ऑब्वियसली मैं एज ए जीटी आपको चार्ज करूंगा, आपसे जीएसटी कलेक्ट करके मैं गवर्नमेंट को पे करने वाला हूं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन ऐसा आता है, जो स्पेसिफाइड होगा 5% होगा तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जो 12% होगा तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। बट व्हाट अबाउट अदर देन स्पेसिफाइड रेसिपिएंट, जो मेरा रेसिपिएंट स्पेसिफाइड नहीं है तो क्या, दोनों को एग्जेम्प्ट कर दिया है फ्रेंड्स, यहां पे जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। जो स्पेसिफाइड है तो ही 8 लोग है तो ही आरसीएम एफसीएम सोचने का, तो अदर देन स्पेसिफाइड तो एब्सोल्युटली एग्जम्पशन है, जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है फ्रेंड्स। ओके, तो पहले ये हो गए हमारे अदर देन स्पेसिफाइड रेसिपिएंट फ्रेंड्स। क्लियर? अभी जब अदर देन स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स की बात आएगी ना फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे अदर्स में क्या समझना है, जो हमारे स्पेसिफाइड में कवर्ड नहीं है, वो जो हमारे स्पेसिफाइड में कवर नहीं है वो जनरली कौन कवर होंगे फ्रेंड्स, पता है? यहाँ पे जो अदर्स में कवर होंगे वो होंगे फ्रेंड्स फाइनल इंडिविजुअल एंड कंज्यूमर्स। जो हमारे एंड कंज्यूमर्स होंगे ना वो यहाँ पे कवर होने वाले हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, बिकॉज जब रजिस्टर्ड हो तो यहाँ पे 4th पॉइंट में कवर हो जाओगे। सपोज एग्जांपल के तौर पे आप एज आप अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट हो तो आप कौन हो, लगभग अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो आप यहाँ पे लेटर से स्पेसिफिकली अदर पॉइंट्स में कवर हो जाएंगे, योर इंडिविजुअल फाइनल एंड कंज्यूमर, जो अदर पॉइंट्स में कवर होंगे, जो स्पेसिफाइड नहीं है उसको हम यहाँ पे अदर्स में कवर कर देंगे फ्रेंड्स। एंड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो आपको अलग से एग्जाम्पशन मिलने वाला है, जो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे बताया ना आपको, ये पर्टिकुलर 21B अमेंडमेंट भी है फ्रेंड्स, तो अकॉर्डिंगली आपको ध्यान रखना है। तो ये स्पेसिफिकली अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन आपको ध्यान रखना है, इसको स्पेसिफिकली अलग से एग्जाम्पशन मिलने वाला है। कौन ये 3 लोग है वो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, बाद में यहां से पढ़ता हूं फ्रेंड्स। कौन ये 3 लोग, अब चेक करो अदर देन स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स कौन कौन। फर्स्ट होगा फ्रेंड्स हमारे वहां पे, इट इज डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी का मतलब इफ यू आर डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ CGSGUT, तो अभी शांति रखो, इसको हम लेटेस्ट अदर देन स्पेसिफाइड रेसिपिएंट नहीं मानेंगे। 2 मिनट वेट करो, एक फर्स्ट थोड़ा मगज में पिक्चर क्लियर करते चलो। डिपार्टमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ CGSGUT, नेक्स्ट आएगा इट इज फ्रेंड्स लोकल अथॉरिटी, एंड थर्ड होगा गवर्नमेंट एजेंसी। फ्रेंड्स हम 2 वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एक ला एक गा, मतलब ला इज लोकल अथॉरिटी, गा का मतलब गवर्नमेंट एजेंसी नहीं होता, इट इज गवर्नमेंटल अथॉरिटी। फ्यूचर में यूज करेंगे, चिंता ना करो, इट इज गवर्नमेंटल अथॉरिटी। सो मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा है गवर्नमेंट एजेंसीज। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विच हैज टेकन रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर द पर्पस ऑफ TDS का मतलब ये डिपार्टमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ CGSGLA, बाद में CGSGUT सॉरी, बाद में आएगा LA, और गवर्नमेंट एजेंसी जिनको क्यों ऑब्टेन करना पड़ा रजिस्ट्रेशन, वो रजिस्टर्ड है, ये लोग है ना फ्रेंड्स रजिस्टर्ड ही है, बट क्यों रजिस्टर्ड है, वो रजिस्टर्ड है फॉर द पर्पस ऑफ TDS सेक्शन 50, पता चला? वो रजिस्टर्ड उस पर्पस के लिए नहीं, बिकॉज वो टैक्सेबल सप्लाई करते हैं,
रजिस्ट्रेशन दो एंगल से आ सकता है ना, टीडीएस का भी रजिस्ट्रेशन मैंने ऑब्टेन किया हो सकता है, एंड एज अ टैक्सेबल पर्सन मैं सप्लाई करता हूं, सो भी मैंने ऑब्टेन किया हो सकता है रजिस्ट्रेशन। मतलब इन लोगों ने जो भी ऑब्टेन किया रजिस्ट्रेशन, वो एज अ टीडीएस मतलब डिडक्ट करने और टैक्स डिडक्ट करने के लिए ऑब्टेन किया है, नहीं कि फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। तो इनको जीटीए कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करे एग्जैक्ट, ये लोग यहां पे कवर नहीं हो जाएंगे बीइंग रजिस्टर्ड पर्सन। तो एक्सप्रेसली चेक करो, रजिस्टर्ड पर्सन का ये प्रोविजो हुआ, एक्सेप्शन हुआ, समझे? एक बार पहले पढ़ लो, गवर्नमेंट एजेंसी विच हैज टेकन रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस एंड नॉट फॉर टैक्सेबल सप्लाई। मतलब ये तीन लोगों का रजिस्ट्रेशन एक्सक्लूसिवली कौन से पर्पस के लिए है? टीडीएस पर्पस के लिए। मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट आप कंफ्यूज मत हो जाना, जीएसटी का टीडीएस अलग है, इनकम टैक्स का टीडीएस अलग है। चार टीडीएस चैप्टर आपने डिस्कस, आपने ना सुना हो तो इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल कि आप दोनों को कंफ्यूज कर दो। मतलब इनकम टैक्स का टीडीएस अलग है सर, जीएसटी में टीडीएस, अरे खाली टीडीएस नहीं है, टीसीएस भी है। इट इज नॉट जस्ट टीडीएस, यहाँ पे टीसीएस भी है। बट अभी इतना समझो कि सर क्या है उसका वीडियो से आप चिंता ना करो, उसका अलग से डिस्कशन है। अभी इस डिस्कशन के ऊपर फोकस करो कि डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीजीएसजी एलए, बाद में सीजीएसजी यूटी, सॉरी बाद में आएगा एलए, एंड गवर्नमेंट एजेंसी जिन्होंने एक्सक्लूसिवली क्यों ऑब्टेन किया है रजिस्ट्रेशन, इट इज फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज। क्लियर? तो ये जो हमारे वहां पे रजिस्टर्ड पर्सन होंगे टीडीएस पर्पस के लिए, ये तीन लोग वो एग्जम्प्ट है, दे आर नॉट सब्जेक्ट टू लायबल फॉर जीएसटी। डन है? तो फ्रेंड्स आप देखो एक बार ध्यान से पढ़ लो, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन गुड्स कैरियज टू, ध्यान से, डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीजीएसजी यूटी, मतलब यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज एज अ जीटीए टू सीजीएसजी यूटी के एस्टेब्लिशमेंट, सीजीएसजी यूटी के डिपार्टमेंट्स। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स लोकल अथॉरिटी, एंड नेक्स्ट आएगा गवर्नमेंटल एजेंसी। मैं गा वर्ड इस्तेमाल उसके लिए नहीं करता हूं बिकॉज हम गा को समझते हैं गवर्नमेंटल अथॉरिटी, ये क्या होता है फ्यूचर में, चिंता ना करो। एक गवर्नमेंट कैटेगरी बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कस करनी बाकी है, बट सबसे इंपॉर्टेंट, विच हैज टेकन रजिस्ट्रेशन अंडर सीजीएसटी एक्ट ओनली, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स, only for the purpose of deducting tax under section 51 and not for making taxable supply of goods or services। अगर शायद मैंने section 50 बोला होगा, it is wrong quotation, it is section 51 friends। सेक्शन 51 इज टीडीएस। ओके, का मतलब ये जो आपने रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया है वो टीडीएस पर्पस के लिए लिया है, इट इज नॉट फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। तो आपके केस में आप जो भी सर्विस अवेल करेंगे दीस थ्री रेसिपिएंट, आपके केस में एग्जम्प्ट है, तो उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। बोलो क्लियर? पूरा पिक्चर हमारे जीटीए के बारे में। तो फ्रेंड्स जब जीटीए की बात आती है उसको हम एक्सप्रेसली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कंक्लूजन करता हूं, बरोबर समझ लेना। जीटीए 5% विदाउट आईटीसी, 12% विद आईटीसी। तो 5% विदाउट आईटीसी होगा स्पेसिफाइड रेसिपिएंट में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, एंड जो 12% विद आईटीसी होगा इट इज स्पेसिफाइड रेसिपिएंट में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अदर देन स्पेसिफाइड रेसिपिएंट होंगे एब्सोल्युटली एग्जम्प्ट, जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। ये जो विद आईटीसी है वो विदाउट आईटीसी है, वो जीटीए के एंगल से रेसिपिएंट हमारा 5% पे करेगा, 12% पे करेगा, दोनों केस में उसको आईटीसी डेफिनेटली अवेलेबल होने वाली है। एकदम चकाचक डन, कोई तकलीफ? आई थिंक वी आर कंक्लूडिंग एंटायर कैटेगरी। आई थिंक अभी कुछ बाकी रहता नहीं है फ्रेंड्स। देखो 21B कवर कर दिया, 21A भी कवर कर दिया, इसको हमने चार्ट में डिस्कस कर लिया। इसका जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का रेफरेंस रेट्स के साथ वो भी मैंने आपको एक चार्ट में कवर कर दिया। बाद में हमारा एंट्री नंबर 21, 22, 20 कवर्ड। बाद में ये रेलवे वाला टेक्निकल डिस्कशन भी हमने कर लिया। बस एंटायर कैटेगरी वी आर डन विथ नाउ। क्लियर? सॉल्व करते हैं पहले फ्रेंड्स हमारी एक्सरसाइज, बाद में एक एग्जांपल बाकी रहा, उसको सॉल्व करके हम कंक्लूड करेंगे हमारा आज का सेशन फ्रेंड्स। चलो चेक करो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। पहले आप खुद से सॉल्व करो, चलो चलो चलो। ये 74 नंबर के ऊपर 14 पॉइंट्स है, चलो खुद से एक बार सॉल्व कर दो, बाद में प्लीज आगे वीडियो आप कंटिन्यू करना फ्रेंड्स। चलो मैं शुरू करता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयर फ्रॉम लोकेशन आउटसाइड इंडिया टू इंडिया, मतलब ऐसा लिख सकता हूँ एयर 1, बोलो ऐसा लिख सकता हूँ एयर 1, एब्सोल्युटली यस इट इज फ्रेंड्स एयर 1। बोलो एयर 13 नो, वेसल 23 नो, बरोबर है ना? एयर 13 नो, वेसल 23 नो, ये एयर 1 हुआ एग्जैम्प्ट, हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। नेक्स्ट आप चेक करो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयर फ्रॉम लोकेशन इंडिया इंडिया, बोलो एयर 2, एब्सोल्युटली यस जीएसटी, एयर 13 नो है। नेक्स्ट होगा एयर के बारे में, लेट अस सी ये एयर 2 हुआ, ये एयर से लोकेशन इन इंडिया टू आउटसाइड इंडिया, मतलब ये एयर 3 हुआ, वापस एक बार एग्जाम फ्रेंड्स हम इसके ऊपर जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। सिमिलरली 3 क्वेश्चन आएंगे, वेसल फ्रॉम लोकेशन आउटसाइड इंडिया टू इंडिया, मतलब ये हुआ वेसल 1। नेक्स्ट वेसल से इंडिया टू इंडिया, मतलब ये हुआ फ्रेंड्स वेसल 2। नेक्स्ट हुआ फ्रेंड्स इंडिया टू आउटसाइड इंडिया, ये हो गया वेसल 3। वेसल 2 3 नो है, वेसल 1 में आंसर क्या आएगा? एब्सोल्युटली यस डन। चलो नेक्स्ट अब चेक करो फ्रेंड्स, बोलो कुरियर कुरियर, एब्सोल्यूट इसके ऊपर जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। रेलवे से गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन किया अदर देन दोस कवर्ड बाय एग्जेम्पशन, इसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करेंगे। जीटीए में चेक करो, इट इज फ्रेंड्स अदर देन दोस कवर्ड बाय एग्जेम्पशन, वापस एक बार इसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करेंगे। रेलवे
ऑफ दोज स्पेसिफाइड इन एग्जाम्शन, मतलब रेलवे से ट्रांसपोर्टेशन किया पर जो एग्जाम्शन में है वो है तो वो तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज नहीं करेंगे। जीटीए ऑफ दोज स्पेसिफाइड इन एग्जाम्शन, वापस एक बार जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। नेक्स्ट चेक करो, services by way of giving on hire to state transport undertaking mean to carry exact 12 passenger, बोलो आंसर क्या आएगा? यस जीएसटी, बिकॉज मोर देन 12 होगा ना, याद आया चार्टर्ड अकाउंटेंट, मोर देन 12 होगा तो एग्जाम्पशन है। नीचे आप चेक करो, मीन टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर, तो आपके केस में एग्जाम्पशन मिलेगा। एंड सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर टू जीटीए अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, वापस एक बार क्या होने वाला है फ्रेंड्स? एग्जाम्पशन, हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। क्लियर? एंड ये लास्ट क्वेश्चन एंड बाद में हमारा ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हम कंक्लूड करेंगे फ्रेंड्स। एक्चुअली फ्रेंड्स क्वेश्चन है मई 2018 न्यू कोर्स में 5 मार्क्स का पूछा हुआ, बट सारी हमारी जो कैटेगरीज है ना वो हमने अभी तक डिस्कस नहीं की है। लेट अस आप फर्स्ट चेक करो तो हमने डिस्कस कर दिया है, बाकी आई थिंक एवरीथिंग इज पेंडिंग। जो हमने जीटी है वो भी डिस्कस कर दिया है जो पूछा है फ्रेंड्स। क्लियर? तो एक काम करते हैं, जितना हो गया है उतना हम डिस्कस कर लेते हैं, जितने पॉइंट्स पेंडिंग रहेंगे उसको जैसे ही हम वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे यहाँ पे उसको हम वापस एक बार सॉल्व कर देंगे फ्रेंड्स। ओके, तो 2 चीज हम सॉल्व करते हैं अभी, जितना हमारी कैटेगरी हो चुकी है फ्रेंड्स। पहले करना क्या है वो देखो, कंप्यूट टोटल टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2017 assuming that above amounts are exclusive of GST. ओके, चलो फर्स्ट आप चेक करो, अमाउंट चार्ज फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी एज अ सिलेक्टर ऑफ नेशनल टीम। बोलो क्या ख्याल है? याद करो फ्रेंड्स, 5 लोग थे, कौन से? प्ले चार्टर्ड अकाउंटेंट याद आ रहा है, एंटरटेनमेंट कैटेगरी, प्लेयर, अंपायर, रेफरी, कोच, टीम मैनेजर। वापस एक बार, प्लेयर, अंपायर, रेफरी, कोच, टीम मैनेजर पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज बाय रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी एग्जाम, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। तभी भी बताया था, टीम सिलेक्टर, एंटरटेनर, क्यूरेटर जो भी होंगे वो उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टीम सिलेक्टर की बात हो रही है, इट इज फ्रेंड्स एब्सोल्युटली उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले है फ्रेंड्स। क्लियर? नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 अभी तक हमने डिस्कस ही नहीं किया, तब उसको डिस्कस करेंगे वापस एक बार, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। बट जो जीटीए वाला पार्ट है वो आप देख लो वापस एक बार। ही का मतलब किसकी बात हो रही है? हमारे टैक्सेबल पर्सन की बात हो रही है फ्रेंड्स। ही रिसीव्ड मतलब इट इज इनवर्ड सप्लाई, ही रिसीव्ड सर्विसेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड जीटीए। अभी देखो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट, अजम्पशन लेना है तो कैसे लेना है उसको बहुत इंटेलिजेंटली आईसीआई ने पूछा है। ही रिसीव्ड सर्विसेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड जीटीए फॉर हिज बिजनेस एक्टिविटीज relating to serial number 1, 2, 3 above and paid freight of rupees 45,000. His aggregate turnover of previous year was 9,90,000. All transactions are intrastate and also are excluding GST. ठीक है, ये 3 लाइन वापस एक बार बहुत इंपॉर्टेंट। He received services from unregistered GTA of for his business activity relating to serial number 1, 2, 3 above and paid freight of rupees 45,000. His aggregate turnover was 9,90,000. फ्रेंड्स पहले एक बात कर लेते हैं, ये जो अग्रीगेट टर्नओवर है उससे हमारे टैक्सेबिलिटी के ऊपर कोई फर्क पड़ता नहीं है। हाँ, वो कैटेगरी एडवोकेट होती, याद आ रहा है एडवोकेट? चलो एक बार फास्टेस्ट बोल दो, 1, 2, 3 स्टार्ट। लीगल सर्विसेज पहले इंपॉर्टेंट था, लीगल सर्विसेज। चलो एडवोकेट एक बार शुरू कर देते हैं, एकदम बरोबर ध्यान से। चलो फ्रेंड्स, फर्स्ट 45B था जिसका हमने डिस्कशन किया था, इट इज अदर एडवोकेट और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट। सप्लायर कौन था? अदर एडवोकेट और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स। सर्विस कौन सी? लीगल सर्विस। रेसिपिएंट कौन? रेसिपिएंट थे पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी। नंबर 2, बिजनेस एंटिटी हैविंग टर्नओवर अप टू एग्रीगेट लिमिट ऑफ अप टू थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। याद आ रहा है ना फ्रेंड्स? रेसिपिएंट पहले कौन था? पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी। Number 2, business entity having turnover up to exemption limit of registration in preceding financial year. Third was what? रेसिपिएंट कौन था? फर्स्ट रेसिपिएंट वाज एडवोकेट और पार्टनरशिप ऑफ एडवोकेट्स प्रोवाइडिंग लीगल सर्विस। सेकंड रेसिपिएंट कौन था? पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी। थर्ड वाज व्हाट? बिजनेस एंटिटी हैविंग टर्नओवर अप टू एग्जम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट वाज व्हाट? सीजीएसए यूटिलागागी। बोलो पता चला? याद आया फ्रेंड्स? ओके, तो मेरा कहना क्या था, वहां पे आप बिजनेस एंटिटी हो जिसका लास्ट का टर्नओवर अप टू एग्जम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, तब जाके आपको एग्जम्पशन मिलेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा कोई जीटीए में एग्जम्पशन है ही नहीं। जीटीए तो में क्या है, अदर देन स्पेसिफाइड रेसिपिएंट होंगे तो एग्जम्पशन अवेलेबल होने वाला है। याद करो 45C वाज व्हाट? सप्लायर कौन सा था? सीनियर एडवोकेट। सर्विस कौन सी? लीगल सर्विस। रेसिपिएंट कौन? वापस एक बार शुरू करो, इट इज फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, बाद में बिजनेस एंटिटी हैविंग टर्नओवर अप टू एग्जम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, एंड नेक्स्ट
वाज व्हाट CGSGUT लगागे एंड याद करो 45A इट इज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, उसके पहले शेड्यूल 3 भी समझाया था, याद आ रहा हो तो। इट इज फ्रेंड्स कोर्ट ट्रिब्यूनल, आपको कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करे उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है, वो तो सप्लाई ही नहीं है। एनी फीस टेकन बाय कोर्ट ट्रिब्यूनल इज नॉट सप्लाई, नॉट सब्जेक्ट टू लायबल फॉर जीएसटी। व्हाट अबाउट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विसेज प्रोवाइड करता होगा टू पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, एग्जाम्प्ट बिजनेस एंटिटी हैविंग टर्नओवर अप टू एग्जम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। वापस एक बार एग्जाम्प्ट। एंड थर्ड वाज व्हाट CGSGUT लगागे, वापस एक बार एग्जाम्प्ट, हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। मतलब मैं ऐसा कहना चाहता हूं फ्रेंड्स के लिमिट का इंपॉर्टेंस उस कैटेगरी में था व्हिच वाज एडवोकेट, व्हिच वाज सीनियर एडवोकेट, व्हिच वाज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। फ्रेंड जीटी में तो फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या मेरा टर्नओवर है। तो एक चीज जो इररिलेवेंट हो गई व्हिच इज एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, फ्रेट है 45,000 रुपीज का जिसका पेमेंट किया गया है बाय अवर रजिस्टर्ड पर्सन। अभी देखो रिसीव्ड सर्विसेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड जीटीए। अभी फ्रेंड्स अजम्पशन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो 5% होगा कि 12% होगा। देखो अजम्पशन कितना स्मार्टली करना है, ऐसे क्या एक्सपेक्ट करती है। देखो फ्रेंड्स अभी जीटीए कैसा है, सॉरी फ्रेंड्स अभी जीटीए कैसा है, अनरजिस्टर्ड, वो हमको इंफॉर्मेशन से पता चल चुका है। अभी देखो फ्रेंड्स जीटीए सपोज रजिस्टर्ड होता तो टैक्स इंपैक्ट क्या होती, अनरजिस्टर्ड है तो टैक्स इंपैक्ट क्या आएगी। पर देखो जीटी के पास दो ऑप्शन अवेलेबल, 5% इज विदाउट आईटीसी, 12% इज विद आईटीसी। आप लॉजिकली सोच लो कि हमारा जो रेसिपेंट है वो रजिस्टर, हमारा जो ये सप्लायर है, मतलब हमारे जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं वहां पे जो भी पर्सन ये सप्लाई कर रहा है वो रजिस्टर्ड है क्या नहीं है, वो फ्रेंड्स रजिस्टर्ड ही है। बिकॉज अब चेक करो उसका हमको टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई कंप्यूट करना है। एंड यहाँ पे देखो ऑल ट्रांजेक्शंस आर इंट्रा स्टेट आल्सो एक्सक्लूडिंग जीएसटी, मतलब हम जीएसटी लायबिलिटी कंप्यूट करने जा रहे हो और टैक्सेबल वैल्यू कंप्यूट करने जा रहे हो, का मतलब ये ही होगा कि हमारा सप्लायर कैसा होगा, रजिस्टर्ड। बट ये जब जीटी से सर्विस अवेल करता है तब तो वो क्या हो जाएगा, रेसिपिएंट। समझे? एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, सपोज स्मिथ के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो ये नंबर 1 के लिए वो सप्लायर है, नंबर 2 के लिए वो सप्लायर है, 3 के लिए सप्लायर है, 4 के लिए सप्लायर है, 5 के लिए सप्लायर है। बट यहाँ पे चेक करो स्मिथ क्या बन जाएगा, रेसिपिएंट, बिकॉज नाउ ही इज रिसीविंग सर्विसेज फ्रॉम हुम, इट इज जीटीए। तो स्मिथ पहले कौन, तो स्मिथ रजिस्टर्ड पर्सन, बिकॉज उसका हमको टैक्सेबल वैल्यू कंप्यूट करना है फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग जीएसटी। तो टैक्सेबल वैल्यू कब कंप्यूट करना होगा, जब वो रजिस्टर्ड होगा। तो फ्रेंड्स वो अनरजिस्टर्ड है तो क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अनरजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी कलेक्ट ही नहीं कर सकता। पता चला? तो हमारा फर्स्ट फॉरमोस्ट जनरल असम्पशन क्या रहेगा कि जो भी सप्लायर होगा, जो यहाँ पे जिसकी इंफॉर्मेशन हमको हमारे पास अवेलेबल है, वो कैसा होगा फ्रेंड्स, रजिस्टर्ड। इतना समझे? अभी नंबर 2 आप चेक करो, यहाँ पे हमारा जीटीए कैसा है, अनरजिस्टर्ड। इतना क्लियर? मतलब स्मिथ रजिस्टर्ड हो गया इस क्वेश्चन में, मतलब स्मिथ कौन बन गया, स्पेसिफाइड पर्सन। याद है फ्रेंड्स स्पेसिफाइड पर्सन बोलो कौन कौन, फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्टर्ड पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फ्रॉम एओपी, मतलब स्मिथ क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन, का मतलब स्मिथ कौन बन गया, स्पेसिफाइड पर्सन, जिसके लिए आपको क्या कंप्यूट करना है, वैल्यू ऑफ सप्लाई। इतना समझ में आ गया? चलो अभी फ्रेंड्स जीटीए के ऊपर फोकस करते हैं। जीटीए के पास दो ऑप्शन अवेलेबल, उसने भी कौन सा ऑप्शन लिया होगा वो तो हमको पता नहीं है। तो नाउ व्हाट इज रेशनल टू अज्यूम, वो बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। देखो उसके पास दो ऑप्शन है, 5% विदाउट आईटीसी एंड फ्रेंड्स 12% विथ आईटीसी। देखो फ्रेंड्स दोनों केस में वो स्पेसिफाइड पर्सन को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, 5% करेगा 12% करे, दोनों केस में वो स्पेसिफाइड पर्सन को सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रहा है और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। फ्रेंड्स देखो 5% होगा इट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, 12% होगा इट इज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अभी देखो फ्रेंड्स रेशनल अजम्पशन कैसे किया करते हैं और स्मार्ट अजम्पशन कैसे करते हैं। देखो फ्रेंड्स 12% होगा ना विथ आईटीसी, बरोबर समझना, 12% होगा विथ आईटीसी, तो रेसिपिएंट स्पेसिफाइड होगा ना, तो एफसीएम है वो कस्टमर से, रेसिपिएंट से, स्पेसिफाइड रेसिपिएंट से जीएसटी कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करेगा। अभी फ्रेंड्स वो कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करेगा ना, बरोबर समझो, वो कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करेगा तो उसको कंपल्सरी क्या ऑब्टेन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। मुझे गवर्नमेंट एज अ जीटीए मुझे गवर्नमेंट को पे करना हो तो ऑब्टेन तो करना होगा ना रजिस्ट्रेशन। गेटिंग माय पॉइंट? तो जो 12% विद आईटीसी करता होगा तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के लिए मुझे कस्टमर से कलेक्ट करना है एंड गवर्नमेंट को भरना है, गवर्नमेंट को भरने के लिए मुझे कंपल्सरी का ऑब्टेन करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। बट आप यहां पे चेक करो जीटीए तो कैसा है, अनरजिस्टर्ड। क्लियर? तो व्हाट इज रेशनल टू अज्यूम कि वो 5% विदाउट आईटीसी करता होगा, चाहे पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। एंड फ्रेंड्स याद करो चैप्टर रजिस्ट्रेशन, मैं थोड़े सेक्शन का आपको रेफरेंस देने का ट्राई करूं, सेक्शन 22 है विच इज लायबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन। जैसे आपका एक्चुअल टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करेगा, 3 लिमिट्स फ्रेंड्स हमारे पास अवेलेबल है, पहले भी डिस्कस किया था, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 3 लिमिट्स है। तो जैसे आपका एक्चुअल टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करेगा यू विल बिकम व्हाट, लायबल फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन। बाद में फ्रेंड्स सेक्शन 24 है,
अलग अलग सिचुएशन में यू विल बी कंपल्सरीली रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन व्हाट फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन। एंड सेक्शन 23 है जहां पे आपको एग्जम्पशन मिलता है फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। मतलब सेक्शन 23 के अलग अलग सिचुएशंस में जो आप नहीं ऑब्टेन करेंगे रजिस्ट्रेशन तो चलेगा, यू आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग व्हाट, रजिस्ट्रेशन। वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंटेलिजेंट क्लॉज है। लॉ ने क्या बोला कि देखो जीटीए टू 5% विदाउट आईटीसी करता है, का मतलब यहां पे तो रेसिपेंट जीएसटी पे करने वाला है ना। नॉन स्पेसिफाइड है तो वो तो एग्जम्प्ट है, उससे तो जीएसटी कलेक्ट करना ही नहीं है, वो तो एग्जम्प्ट है। स्पेसिफाइड होगा तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, वहां पे तो रेसिपेंट जीएसटी पे करने वाला है। समझ रहे फ्रेंड्स आप? तो 5% विदाउट होगा तो लॉ ने क्या बोला कि देख जीटी के केस में रेसिपेंट ही जीएसटी पे करने वाला है, तो ऐसे सप्लायर को लॉ ने एग्जम्पशन दे दिया है फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। का मतलब जो मैं सप्लायर हूं, मेरा आउटवर्ड सप्लाई खाली रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अट्रैक्ट करता हूं। मैं रिपीट करता हूं, मैं सप्लायर हूं, मेरा आउटवर्ड सप्लाई में जो भी सप्लाई करता हूं वो खाली रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को अट्रैक्ट करता हो। इन दिस सिनेरियो, इन दिस सिचुएशन फ्रेंड्स, आई एम नॉट लायबल फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो उस एंगल से भी जीटी की लायबिलिटी नहीं बनती होगी फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो फ्रेंड्स यहां पे वो अनरजिस्टर्ड है, उसका मतलब ऐसा हुआ उसने सेक्शन 23 का एग्जम्पशन क्लेम किया होगा, बिकॉज वो जो भी सप्लाई करता होगा स्पेसिफाइड रेसिपिएंट को करता होगा, स्पेसिफाइड रेसिपिएंट को करता होगा, तो वो ना ऑब्टेन करे रजिस्ट्रेशन तो उसको एग्जम्पशन अवेलेबल हो सकता है। तो क्लियर? एंड ये तो एकदम स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि 12% के साथ गया होगा तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में उसको ऑब्टेन करना ही पड़े रजिस्ट्रेशन, 5% में उसको एग्जम्पशन मिलता है। तो दोनों एंगल्स आप देखने के लिए जाओ तो यहाँ पे आपने जीटीए ने 5% ऑप्ट किया होगा। तो मेरा क्वेश्चन ऐसा आता है फ्रेंड्स के ये जो भी हमारा 45,000 का जो भी हमारा फ्रेट पेमेंट है उसके ऊपर हमको जीएसटी कितना पे करना पड़ेगा? इट इज सॉरी फ्रेंड्स 45,000 का 5% जो हमको पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाले। ऐसा कंप्यूट नहीं करना है, चेक करो कंप्यूट तो क्या करना है, टोटल टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये तो मैंने आपको बताया कि जो रेट आएगा वो शायद कौन सा आ सकता है, इट वुड बी 12% के 5%। क्लियर? डन। तो यहाँ पे हमने 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर बाकी रहे, वो जब हम आगे कैटेगरी डिस्कस करते जाएंगे वैसे ही डिस्कस करते जाएंगे फ्रेंड्स। बट ये जीटी वाला अच्छा पॉइंट था तो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया फ्रेंड्स। क्लियर? तो ये हमने कंक्लूड किया फ्रेंड्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगा, मैंने इस टाइम बोला था कि इस टाइम मैं ट्राई करूंगा कि पूरा डिवीजन में अब तक जितने भी कैटेगरी हमारी हुई है, आरबीआई, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, आरआर, एडवोकेट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, इसका एक फास्टेस्ट रिकैप्चुलेशन करवा दूंगा। बट फ्रेंड्स आज थोड़ा टाइम कम मिला है बिकॉज आज का जो भी डिस्कशन उसमें थोड़ा आज मतलब कंटेंट में थोड़ा ज्यादा चला गया है। तो नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगा कि पूरा रिवीजन करके हम आगे के लेटेस्ट कैटेगरी पर फोकस करेंगे फ्रेंड्स। क्लियर? होपफुली सब कुछ आपको पता चल रहा होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।